एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कि हम इसको डेटा साइंस और एआई वर्ल्ड में कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं कि वो इतना इम्पोर्टेंट है। साथ में ये जो वीडियो है वो अभी के लिए जो आपको चैनल पे दिख रही है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है और अगर आपको एक फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो ताकि आप स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में अपनी स्किल्स एडवांस कर सकते हो, अपने आप को एडवांस कर सकते हो, तो इस चीज के लिए आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाके studyllama.com पे जाके हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। उसमें सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको आपको कैसे एनरोल करना है वो सब की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे और हमारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वो देखते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है, तो हम अपनी वेबसाइट को कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप कैसे जाके उस वेबसाइट पे जाके अपने कोर्सेज देख सकते हैं, कैसे आप साइन इन कर सकते हैं और कैसे आप अपने सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको studyllama.com यहाँ पे टाइप करना है। आप क्रोम में डाल सकते हैं, आप गूगल पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको हमारी जो भी वेबसाइट है उसका आपको इंटरफेस ऐसे दिख जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पेड लर्नर्स की लिस्ट यहाँ पर है, जो कि ऑटोमेटिकली हर टाइमली इंक्रीज होती जा रही है। नाउ एनरोल्ड लर्नर्स हैं हमारे, और आवर्स ऑफ एजुकेशनल कंटेंट है, और साथ में लर्निंग वॉच आवर्स का आप देख सकते हो अभी इनके नंबर्स कितने हैं। और साथ में जो इनका अभी कोर्स है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं फॉर एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, पाइथन, everything, gate statistics for gate mathematics, for CUET, for ISI। आपको यहाँ पर हर एक चीज के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जो आप थोड़े टाइम में, लिमिटेड टाइम होने की वजह से आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत इजीली आपको इनको बहुत अच्छे से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आप इनको पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सब डिटेल दी हुई है इस कोर्स की, जिसमें हमारे पास ओवर टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल्स जो है वो बनाए गए हैं फ्रॉम डेप्थ, जिसमें हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि कोई भी चीज यहाँ पर छूटे ना और हर एक चीज आपको मिले। आप देख सकते हो हर एक मॉड्यूल में आपको 6 वीडियोस, उनके अंदर जितने भी आने वाले कंटेंट सब सब यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। आपको साथ में इसमें क्विज भी मिलेंगे और साथ में आपको एआई वर्ल्ड में, डेटा साइंस वर्ल्ड में आप कैसे उसको कनेक्ट कर पाओगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, आपको इसमें कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे भी अब आप साइन इन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, साथ में अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और साथ में अपना पासवर्ड क्रिएट करके, पासवर्ड को कंफर्म करके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और अगर किसी को दिक्कत आए तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है, हम उनकी हेल्प करेंगे। साथ में उसके बाद जब आपकी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको अपनी यूजर आईडी या यूजर नेम जो है यहाँ पे डाल के, साथ में उसका पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ इन द सेंस, आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू दिखेगी आपको उसको सम करके उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। जैसे अभी के लिए 6 + 5 जो कि क्या बनता है 11। तो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन मिलता है आपको, अगर आप बार बार अपने आप को साइन इन नहीं करना चाहते हो, बार बार आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालना चाहते हो, तो उस केस में आप अपने आप को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अभी के लिए मैं नहीं रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आपको कीप मी साइन इन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या कर देना है, साइन इन। साइन इन करने के बाद आप क्या करोगे, आप पहुंच जाओगे इस वाले फॉर्मेट में। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो ये ओवरऑल डैशबोर्ड आपके लिए क्रिएटेड है, जिसमें आप अपना नेम, अपनी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, आपने कितने कोर्सेज में एनरोल किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपके एनरोल्ड कोर्सेज होंगे, आपने जिसमें भी एनरोल किया होगा, साथ में आपके एक्टिव कोर्सेज होंगे जिन पे आप अभी वर्क कर रहे होंगे, और साथ में कंप्लीटेड कोर्स होंगे जो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। साथ में आपको यहाँ पर रिव्यूज का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट है आप कितने क्विज अटेम्प्ट किए हैं उसकी डिटेल होगी, साथ में आपकी ऑर्डर हिस्ट्री होगी, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकते हो जिनका हम जवाब देंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पर अगर आपको वापस उस पेज पे जाना है जो स्टार्टिंग में था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप जाके यहाँ पर अपना पेज जो है वो स्क्रॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो जो भी अगर आपको कोर्सेज अगर पसंद आते हैं उनको आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, जिससे कि अगर आप बाई चांस बाद में उसको परचेज करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पर अगर आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, नॉर्मली आप हर एक चीज में
हर एक किसी भी चीज की शॉपिंग करते हो ऑब्वियसली आप ऐड टू कार्ट करते हो, यहाँ पर आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी हमारे टॉप 10 जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस कोर्स को एनरोल करेंगे, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी तरफ से 60% ऑफ मिलेगा। सो बी दैट 10 पीपल, उनकी लिस्ट में आप जरूर आना ताकि आपको 60% का ऑफ इस कोर्स पे मिले। मीन्स 800 का 60% आपको कम मिलेगा, आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोसीड करना है चेकआउट के लिए, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, आपको अपना सब चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। उससे पहले आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यूपीआई कर सकते हो, आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो रेजर पे के थ्रू। तो आप ये सब चीजें करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करके आप कोर्स को फुल्ली आप पढ़ सकते हो। साथ में हर एक चीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपकी स्किल्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ये कोर्स में भी अगर आप नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट कि आप उतने स्किल नहीं हो पाओगे, बट अगर आपको डेटा साइंस, एआई वर्ल्ड, अगर आपको कुछ भी करना है, स्टैटिस्टिक्स इज द बेस, स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ योर लाइफ। अगर आप कुछ करना चाहते हो सो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप स्टैटिस्टिक्स को डीपली एनरोल करें, डीपली पढ़ें, क्विज अटेम्प्ट करें और क्विज को ना छोड़ें, जो कि आपकी मेंटालिटी, आपकी मेमोराइजेशन और आपकी शार्पनेस को इंक्रीज करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेबसाइट विच इज studylamma.com and bye bye and take care। तो अब वीडियो देखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस यहाँ पर जो है वो कोर स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस रिलेटेड हम ये टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली 35 टॉपिक्स हैं, जो कि हर एक मॉड्यूल में, जिसके हमारे पास 8 मॉड्यूल्स है, 8 मॉड्यूल्स के अंदर उनके डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। तो अब हम करने वाले हैं। सो अभी के लिए जो हमारे कोर्सेज का ओवरव्यू है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारा ओवरऑल जो कोर्स है उसमें जो फर्स्ट वीडियो है, जिसमें या फर्स्ट मॉड्यूल कह सकते हो आप, जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल वीडियोस आएंगी, तो वो है बेसिक्स ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम ये बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। थर्ड में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फोर्थ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फिफ्थ है हमारा सैम्पलिंग एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स एंड सिक्स्थ है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सेवंथ है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। और एट्थ है जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस प्रोसेस में, स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस के ओवरऑल प्रोजेक्ट में, ओवरऑल प्रोसेस में कैसे वर्क करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे आप देख सकते हो आप यहाँ पर नोटिस किया होगा, दिस इज फॉर बेसिक्स ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम यहाँ पर जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल करने वाले हैं ये है आपका द फाउंडेशन ऑफ एवरी डेटा साइंस प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा तब जाके आप अपनी ओवरऑल जो एनालिसिस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है हमारे पास, जो भी हमें प्रोवाइडेड होता है। अब देखो डेटा हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रो फॉर्म में हो सकता है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं जो कि कलेक्टेड होती हैं फ्रॉम रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डेटा मिलता है कि आज जो है एक्सीडेंट हुआ वो 10,000 लोगों का, एक मतलब चलो 10,000 को एक मंथ में तो नहीं होगा, एक साल में, एक ईयर में जो है वो 10,000 लोग जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये आपको क्या दिया जा रहा है, डेटा। अब ये डेटा गलत भी हो सकता है, ये डेटा करेक्ट भी हो सकता है, या फिर अनप्रोसेस्ड हो सकता है। मीन्स इसमें कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई एरर हो सकता है। सो नाउ इट कैन बी नंबर, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी ऑडियो और वीडियोस। अब ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा जो डेटा होता है वो सिर्फ नंबर्स में होता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो इमेजेस में भी हो सकता है, वो ऑडियो में भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके पास वीडियो में भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे दो फॉर्म्स आ जाते हैं डेटा के अंदर भी दो उसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। दोनों को पढ़ने से और सुनने से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो डेटा थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड कैसा होगा फिर, नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड हम बोलेंगे टेबल की फॉर्म में। टेबल मीन्स उसके फॉर्म में हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर होगा, उसके बाद नेम होगा, उसके बाद उनकी एड्रेस होगा। तो मीन्स अच्छे तरीके से वो हमें ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, समझ रहे, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा। जैसे आपको कपड़े अपने ऑर्गेनाइज मिलते हैं अलमीरा में,
उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। अगर वो खराब हो जाएंगे, आप कहीं का कहीं सामान फेंक दोगे, दिस इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। करेक्ट। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या है, नीटली ऑर्गेनाइज्ड होता है रो और कॉलम्स में। जब भी आपने देखा होगा कि आपको जो टेबल है वो हमेशा रो की फॉर्म में होता है, रो ये होती है, आप सभी को पता है, कॉलम्स होते हैं जो हमारे वर्टिकली होते हैं। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल कोई भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल्स की स्प्रेडशीट हो सकती है, जिसमें स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडशीट आपको बता दें जिसमें आपका डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। करेक्ट। नाउ जिसमें आपकी कस्टमर आईडी होगी, वही मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम में कस्टमर आईडी होगी तो रोज में क्या आएगा, 1 2 3 4, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। फिर उनकी अमाउंट आएगी, फॉर एग्जांपल किसी की 10,000 रुपए है, किसी की 20,000 है, किसी की 15,000 है, ऐसे उनकी सारी डिटेल्स होंगी। तो वैसे ही आप कुछ और कॉलम्स भी बना सकते हो। वैसे आता है हमारा नेक्स्ट जो डेटा के अंदर आता है, वो आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब देखो, स्ट्रक्चर्ड है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक टेबल की फॉर्म में है, रो एंड कॉलम्स की तरह है। बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो क्या है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। अब आपको खुद दिमाग में आ रहा होगा वो क्या हो सकते हैं, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट रिव्यूज, फोटोज एंड वीडियोज रिकॉर्डिंग। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी ऐसा तो नहीं होता कि जो वीडियोज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पोर्ट्रेट में खींची गई हैं तो वो पोर्ट्रेट में रहेंगी, और जो लैंडस्केप में होता है वो लैंडस्केप में रहेंगी। नहीं, ये मिक्स होती हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है। वही चीजें होती हैं कि जो चीजें ये हैं, जैसे ईमेल्स हो गई आपकी, आपके सारे यहाँ पर प्रोडक्ट के रिव्यूज हो गए, ये आते हैं आपके सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। अब ऑन इट्स ओन डेटा हैज नो मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट ट्रांसफर रो डेटा इनटू डिसीजंस, पैटर्न्स एंड प्रेडिक्शंस। अब देखो, डेटा तो आपको प्रोवाइडेड है, वो कभी भी डेटा जो है वो प्रोसेस्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, कभी भी वेल मेंटेन्ड नहीं होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, वो उस डेटा को, जो आपको डेटा मिला होता है, देखो अब जब आप डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंस में या एआई वर्ल्ड में जाओगे, आपको डेटा हमेशा कभी भी क्लीन नहीं मिलेगा, कभी भी साफ नहीं मिलेगा। आपको वो डेटा लेना होता है, उसके आपको देखना पड़ता है कौन सी मिसिंग वैल्यूज हैं, कौन से एरर्स हैं, कोई चीज किस तरीके से उसमें लिखी नहीं गई है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। जिसमें स्टैटिस्टिक्स मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम सब चीजें हम एज्यूम करके उसमें लगा के कि हाँ इस चीज में ये लग सकती है, इसमें ये वाला पार्ट लग सकता है, जिससे हम उससे डिसीजंस, पैटर्न्स और प्रेडिक्शंस एज्यूम कर पाते हैं और निकाल पाते हैं। नाउ एवरी टाइम यू शॉप ऑन Amazon, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। जब भी आप Amazon पे शॉप करते हो, इट रिकॉर्ड्स व्हाट यू सी, व्हाट यू स्किप एंड व्हाट यू बाय। आपने कभी नोटिस किया कि Amazon पे हर चीज नोट की जाती है, आपने कौन सी चीज कार्ट में डाली, कौन सी चीज आपने खरीदी, कौन सी चीज का आपने प्राइस देखा, कौन सी चीज आपने कितनी बार चेक की, ये सब चीजें देखी जाती हैं, तभी तो एनालिसिस होता है ना, तभी तो वो। आपने कभी सोचा कि आप कोई मूवी देखते हो या कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो, वो चीज आपको रिकमेंड क्यों की जाती है बार बार, या आप ऑनलाइन मंगाते हो कोई चीज, अगर रैंडमली आप 2-3 बार मंगाओ तो आपको कभी कभी देखा होगा कि आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा डेटा एनालिसिस चल रहा है पीछे से, वो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है कि आपने क्या चीज कर रहे हो, आपको क्या चीज पसंद आती है, उसके बेस पे आपको रिकमेंडेशंस करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टैटिस्टिक्स, जो बैकबोन की तरह काम करता है आपकी किसी भी चीज में। आपको चाहे दिखती नहीं है वो चीजें आपके रियल वर्ल्ड में होती हुई, बट हर चीज में स्टैटिस्टिक्स है, हर एक चीज में। Okay, now that's billion of data points being connected every second, all feeding into recommendation algorithm। वही चीज मैंने आपको बताई कि यही सब चीजें जो आपकी चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो Amazon की बात की, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग साइट हो, चाहे कोई भी चीज है, आपको हर चीज आपकी एनालाइज की जाती है, आपको दिखाई जाती है, उसके बाद आपकी प्रिडिक्शंस की जाती है, और ये सब आता है आपका सब डेटा साइंस में, सब डेटा एनालिसिस में, जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है इस चीज को वर्क करने में। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज टाइप ऑफ डेटा। जो अभी हमने टाइप ऑफ डेटा पढ़े, जो हमने पढ़े स्ट्रक्चर डेटा और एक हमने पढ़ा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये तो डेटा के टाइप्स थे। हाँ, अब आप बोलोगे ये भी डेटा के टाइप्स है, हाँ, बट स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर भी तो कुछ टाइप्स आते हैं ना, तो अब आते हैं डेटा के एक्चुअल टाइप्स। सो डेटा इज ब्रॉडली स्प्लिट इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल, देन फर्दर ब्रोकन डाउन। अब देखो, डेटा के भी अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, आप देख सकते हो। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में जो क्वांटिटी के साथ ज्यादा रिलेटेबल है। क्वांटिटी क्या हो गया, हमारे नंबर। क्वांटिटी कैसे होती है, मेरे को 10 किलो चाहिए, मेरे को 20 किलो चाहिए, मेरे को 1 लीटर चाहिए, ठीक है, ये चीज होगी क्वांटिटी। क्वालिटेटिव होता है क्वालिटी, जिसमें आप क्वालिटी देखते हो कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज रेनी, दिस इज सनी, दिस इज नॉट मीन्स टुडे इज सनी, टुडे इज रेनी, टुडे इज क्लाउडी।
ये सब आते हैं कैटेगोरिकल डेटा में, दिस इज रेड कलर, दिस इज ब्लू कलर, ये आपके आते हैं कैटेगोरिकल डेटा में, जिसमें क्वालिटी आती है। क्वांटिटी जिसमें आपके न्यूमेरिकल वर्ड्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा टेबल जिसमें टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, डेफिनेशंस हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव जिसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव में भी आते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस भी अब ये ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट है काउंटेबल होल नंबर्स, नो डेसिमल पॉसिबल, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट्स वाली चीज नहीं आएगी। जैसे स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब मुझे बताना कभी आपने नॉर्मली सुना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने बोला हो 50.5, क्यों, कोई हाफ भी बच्चा है, नहीं, आप नहीं बोलते। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे आप बोल दो कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, करेक्ट। तो हमेशा याद रखना क्वांटिटेटिव जो हम न्यूमेरिकल के साथ काम कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर भी, नंबर्स के अंदर भी दो चीजें आती हैं, वो आती हैं डिस्क्रीट, एक आती है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट में क्या है, कभी भी कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता, मींस कोई भी चीज पॉइंट में नहीं आपको बताई जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे अभी भी बताया है 25, 30, 31, दिस इज करेक्ट, बट डेसिमल पॉइंट जैसे लाइक 30.5 ये कभी नहीं आएगा, कभी भी बच्चा नहीं बोलेंगे कि हमारी क्लास में 30.5 स्टूडेंट्स है, नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव में ही कॉन्टिन्यूस। सो कॉन्टिन्यूस क्या है, एनी वैल्यू इन अ रेंज इनफाइनाइट प्रिसीजन। इनफाइनाइट प्रिसीजन मींस कोई भी चीज इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रेंज है, ठीक है, 98.61 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.612 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनफाइनाइट प्रिसीजन मतलब अगर 98.6 है तो ये तो हो सकता है कि 98.6 के आगे भी एक डेसिमल पॉइंट हो, 1 हो, अब इसके अभी आगे भी जा सकता है 3। तो इनफाइनाइट प्रिसीजन मींस आपको कितना भी ले जाओ इस डेसिमल पॉइंट को, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आप कैलकुलेट करना, नॉर्मली आपको हमेशा पॉइंट में वैल्यू या तो 2 दे देगा या 3 दे देगा, पर जब आप उसको कैलकुलेट ज्यादा करने लगते हो तो एरर देने लग जाता है, ठीक है। तो ये हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी वैल्यूज होती हैं कॉन्टिन्यूस के केस में, उसमें जो आपकी वैल्यूज होती हैं उसमें इनफाइनाइट प्रिसीजन होता है, मींस उसकी वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है, करेक्ट। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव के अंदर भी आपको दो मिलते हैं, कैटेगोरिकल में आपको दो मिलते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अब नॉमिनल में क्या है, कैटेगरीज विद नो नेचुरल ऑर्डर, मींस जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नॉमिनल मींस कोई भी चीज आगे पीछे आ सकती है। एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो है ब्लड टाइप। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, सो नन इज ग्रेटर, मींस कोई ग्रेटर नहीं है। अब ये तो नहीं बोल सकता ना आपकी जो ए है वो ब्लड ग्रुप जो है वो बड़ा है, ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बड़ा है, नहीं, उसमें हर एक चीज जो है वो इक्वल है, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ है और कोई बड़ा छोटा नहीं है उसमें, ठीक है। बट ऑर्डिनल के केस में उल्टा है, कैटेगरीज विद नेचुरल ऑर्डर, मींस उसमें ऑर्डर मैटर करता है और वो मैटर ही रहेगा, मींस ऑर्डर रहेगा। जैसे कस्टमर की रेटिंग होती है, ये तो नहीं होता ना 5 स्टार जो है उसको 1 कंसीडर कर लेंगे, नहीं, 1 स्टार आपकी सबसे कम होती है, 2 स्टार थोड़ी उससे बड़ी होती है, 3 स्टार 4 स्टार, उसको 5 स्टार मिल गए मतलब वो अच्छी कंपनी है या अच्छा प्रोडक्ट दे रही है या अच्छी उनकी कह सकते हो सर्विसेज है। तो यही चीज होती है ना नॉर्मली 1 से लेके 5 तक। या रेसिंग में भी होता है, अगर रेसिंग का कंपटीशन हो रहा है तो जो फर्स्ट होगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जो सेकंड होगा उसको सेकंड प्राइज मिलेगा, थर्ड को थर्ड प्राइज मिलेगा, वही है नॉर्मल। सो ये है डिफरेंस आपके दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, ठीक है। नाउ इसमें एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, और हॉस्पिटल कलेक्ट्स पेशेंट डेटा। देखो पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रहा है हॉस्पिटल, जिसमें एज, अब मुझे बताना एज किस में आएगा, एज आपका आएगा कॉन्टिन्यूस में। क्यों कॉन्टिन्यूस में आएगा, क्योंकि एज आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो ऐसे भी बोल देते हैं कि अभी मैं पूरा 25 साल का नहीं हुआ है, अभी मैं पूरे 22 साल की नहीं हुई हूँ, तो वो आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूस में। बट नंबर ऑफ विजिट्स मतलब उन्होंने कितनी विजिट्स करी, तो वो आपका आता है डिस्क्रीट में। वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं आया था, आज आया था, मैं कल हाफ दिन आया था, मैं नहीं आया था, ऐसा नहीं बोलते। अगर मैं आज आई हूँ सुबह 2 घंटे के लिए और मैं कल पूरा दिन भी थी वहां पे हॉस्पिटल में, तो कितना हो गया, वो 2 दिन काउंट होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड टाइप। ब्लड टाइप आपका किस एग्जांपल में आया, अभी बताया मैंने, नॉमिनल में, ठीक है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट है पेन लेवल। पेन लेवल मतलब कोई भी पेशेंट है उसको कितनी दर्द हो रही है, अगर उसको थोड़ी कम दर्द हो रही है तो उसको 1 रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको हम 10 बोल देते हैं कि हाँ उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, उसको हम बोल देते हैं ऑर्डिनल में। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ जिसको मैं रिलेट कर रही हूँ आपके स्टैटिस्टिक्स के साथ। करेक्ट, समझ आ रहा है ना स्टैटिस्टिक्स हमारे रियल लाइफ में कैसे बैलेंस कर रहा है, कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ ऑल 4 टाइप्स इन 1 डेटा सेट। अब आपने देखा सिर्फ एक ही हॉस्पिटल के डेटा से, पेशेंट डेटा से मैंने आपको 4 चीजें इससे कनेक्ट करवा दी। नाउ
नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। सो पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें वी ऑलमोस्ट नेवर हैव एक्सेस टू एन एंटायर पॉपुलेशन, सो वी स्टडी अ सैंपल एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द होल। देखो कभी भी हमारे पास, अब जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया में हमारे पास मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस। कुछ लोग बर्थ ले रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें पूरी पॉपुलेशन भी एग्जैक्ट नहीं पता है। आपको पता है इंडिया की पूरी पॉपुलेशन क्या है? नहीं। अब आप बोलोगे हाँ हमें पता है कि मतलब फॉर एग्जांपल 140 करोड़ हैं, एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। बट आपको पता है 140 करोड़ बोला आपने, उसके आगे भी तो 140 करोड़ समथिंग 36,000 समथिंग, ये तो है ना। बट कभी भी हमें पूरी पॉपुलेशन नहीं पता होती है। तो जब भी हमें कोई चीज करनी होती है या सर्वे करना होता है, हम उसके छोटे पार्ट के साथ काम करते हैं। मतलब अगर मुझे 148 करोड़ लोगों की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उससे रिलेटेड मैं ये नहीं है कि मैं पूरे 140 करोड़ लोगों के पास जाऊंगी, क्योंकि उससे मेरा टाइम खराब होगा, मेरे पास बहुत पैसे लगेंगे और वो पॉसिबल भी नहीं है, काइंड ऑफ बहुत टाइम भी लग जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, छोटा सैंपल लेते हैं, छोटे लोग मतलब कम लोग लेते हैं, छोटे लोग नहीं, सॉरी फॉर दैट, मतलब कम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 140 करोड़ है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए 50,000 लोग, ठीक है, जिनके ऊपर मैं सर्वे करना चाहूंगी, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहूंगी, जो चीजें करना चाहूंगी मैं करूंगी। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ओवरऑल पूरी इंफॉर्मेशन है। पहली है पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। डेफिनेशन है द एंटायर ग्रुप बीइंग स्टडी, जो पूरा ग्रुप जो है वो स्टडी किया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन, करेक्ट। जैसे अगर मेरी स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 4,000 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो वो मेरे क्या है, पॉपुलेशन। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो है एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने देखो क्लास तो जो स्कूल के अंडर ही आ रही है ना, ठीक है, क्लास तो स्कूल के अंडर आ रही है, मतलब वो तो छोटा सैंपल हुआ। तो मैंने क्या किया, क्लास के 50 बच्चों को एज अ क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। समझ आया? ओके, नाउ दिस इज अ स्मॉलर मैनेजेबल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। मैनेजेबल मतलब जिससे आप काम कर सकते हो, अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, इसको हम बोलते हैं सैंपल। साइज क्या होता है पॉपुलेशन का, बहुत ज्यादा होता है, समटाइम्स बिलियंस में होता है। और सैंपल क्या है, या तो वो थाउजेंड्स में हो सकता है या हंड्रेड्स में हो सकता है, प्रैक्टिकल है, मतलब आप जितना लेना चाहते हो। कॉस्ट क्या होती है, अगर आप पॉपुलेशन के साथ काम करते हो तो आपकी एक्सपेंसिव बहुत होती है, साथ में आपकी फिजिकली इम्पॉसिबल है इतने लोगों को ट्रीट करना, इतने लोगों को सर्वे करना या काम करना। बट सैंपल जो है वो अफोर्डेबल है, साइट में इसकी टाइम एफिशिएंट है, मतलब टाइम के साथ आप इजिली वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि सिंबल्स यूज। सिंबल्स क्या क्या यूज हो सकते हैं, जैसे आप पॉपुलेशन में काम करते हो तो हमेशा याद रखना आपका जो सबसे पहला सिंबल होता है वो म्यू। म्यू का मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब होता है एवरेज। अभी मुझे समझ सकती हूँ कि अभी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एवरेज होता है, अगर मेरे पास 10 लोग हैं, अगर मुझे 10 लोगों की एज का एवरेज चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 25 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, ये हमारे टोटल कितने हो गए, सॉरी 10 है टोटल, समझ लो कितने भी ले लिए, 10 तक मैंने ले लिए, ठीक है, कोई भी। अब मैं इनको ऐड करूंगी, ठीक है, इन सभी की एजेस को ऐड करूंगी, जितनी भी इनकी उम्र है, डिवाइड कर दूंगी, टोटल कितने लोग हैं मेरे पास। अगर 10 लोग हैं, ऊपर मैं इनकी एज को प्लस कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, इसको हम बोलते हैं एवरेज। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे ग्रुप में इतनी एज के लोग रहते हैं, ठीक है। और साथ में है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये होता है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस भी आता है, जो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ये होता है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसी का ही स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा आ जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। अब सैंपल में क्या आ जाता है, इसका छोटा पार्ट वो आता है एक्स बार, जिसको हम बोलते हैं मीन, और एस स्मॉल एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के नेम सेम है, बट दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों के केस में क्या है, डिफरेंट है, करेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल कि ऑल 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया है। अभी बताया था मैंने, ये पूरी क्या हो गई, हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब मैंने सिर्फ सर्वे किया 50,000 लोगों का, रैंडमली चूजन पीपल, कोई भी मैंने रैंडमली चूज कर लिया कि इन 50,000 लोगों का मैं सर्वे करूंगी, तो ये मेरा क्या हो गया, सैंपल। ओके, नाउ इंडिया सेंसस ट्राइज टू कवर द फुल पॉपुलेशन। अब इंडिया की सेंसस समझते हो कि ओवरऑल जो हमारी गवर्नमेंट है, ये सेंसस है जो पूरी पॉपुलेशन को कवर करेगी, वो किसी को छोड़ेगी नहीं, कि ज्यादा होंगे चाहे 1.4 बिलियन होंगे चाहे 1.10 बिलियन होंगे, वो सभी को सर्वे करेगी, वो किसी को छोड़ेगी नहीं। नाउ इट टेक्स 10 ईयर, जो वो है वो अगर सभी लोगों का सर्वे करती है तो उसके लिए 10 साल लग जाते हैं।
नाउ बिलियंस ऑफ रुपीज लग जाते हैं। सो ओपिनियन पोल्स यूज अ सैंपल ऑफ 1000 पीपल एंड आर डन इन अ वीक। तो ऐसे क्या किया जाता है नॉर्मली, जब भी आपकी ओपिनियन पोल्स होते हैं, कभी आपने देखा इलेक्शंस के टाइम पे, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जो है वो सभी के साथ पास जाते हैं, नहीं, कुछ लोगों को ले लिया, उनका ओपिनियन ले लिया कि हाँ इस बार सरकार कौन सी जीत सकती है, तो ये सब चीजें थोड़े ही वीक्स में डन कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वर्सेस पैरामीटर के बीच में डिफरेंस। सो पैरामीटर क्या है? डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन यूजुअली अननोन। अ स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द सैंपल कैलकुलेटेड फ्रॉम डेटा वी एक्चुअली हैव। अब पैरामीटर जो है वो हमेशा आपकी पॉपुलेशन के साथ जोड़ा जाता है, स्टैटिस्टिक्स आपकी सैंपल के साथ जोड़ा जाता है। अब इनको अलग अलग मैं बताती हूँ कि वही चीज है कि पॉपुलेशन आपको नॉर्मली जो है वो नहीं पता होती है कि इन वर्ड्स कितनी है या इन नंबर्स कितनी है एग्जैक्ट, तो उस केस में पैरामीटर जो है वो इसको डिफाइन करते हैं। अभी हमने म्यू पढ़ा, अभी हमने सिग्मा पढ़ा, सैंपल के लिए हमने एक्स बार पढ़ा और एस पढ़ा। देखो हर बार आप बोल नहीं सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, तो उस केस में आप सिंपल स्टैटिस्टिकल वे में आप इनको डिफाइन कर देते हो म्यू और सिग्मा में, और सैंपल के लिए आप उनको लिख देते हो एक्स बार एंड एस में। जो ये है ये आपके बन जाते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स और ये बन जाते हैं आपके सैंपल के स्टैटिस्टिक। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में डिफरेंस क्या है। ये दोनों वो चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो डिस्क्राइब करती हैं हमारी पॉपुलेशन को और सैंपल को। करेक्ट। नाउ इसमें वही चीज आ गई, टेबल है जो डिस्क्राइब करता है एंटायर पॉपुलेशन जो है वो हमारी पैरामीटर के अंदर आती है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी जितने भी सैंपल्स होते हैं वो आते हैं। अब नाउ इट इज नोन, सो इसमें क्या होता है कि हमें यूजुअली पॉपुलेशन पता नहीं होती है बट हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर के केस में, बट स्टैटिस्टिक्स के केस में यस वी कैलकुलेट इट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर्स की जो सिंबल है वो आप देख सकते हो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पी जो है वो क्या है? प्रोपोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स के केस में जो एक्स बार है वो स्मॉल एक्स बार जो है वो मीन है, स्मॉल एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्मॉल पी कैप जो है वो आपका क्या है? प्रोपोर्शन है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पैरामीटर के लिए तो यहाँ पर क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ 500 ऑफ ऑल 500 मिलियन वर्कर्स वर्ल्ड वाइड, मीन्स पूरी दुनिया में 500 मिलियन जो लोग हैं उनका ओवरऑल जो क्या है? एवरेज सैलरी। ये आ गई आपकी पूरी पैरामीटर में, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन ले रहे हो, पूरा एक बड़ा ग्रुप ले रहे हो। बट स्टैटिस्टिक के केस में क्या आ गया? एवरेज सैलरी ऑफ 2000 वर्कर्स सर्वेड, मीन जो 2000 लोग हैं जिनको हमें पता है कि 2000 लोग हैं, तो उनका सर्वे करके उनकी सैलरी के एवरेज लेके तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक। ओके, अब इसमें गोल क्या रहता है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या है? द बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर। अब एस्टिमेट, अब आप बोलोगे ये चीज क्या आ गई? द बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट। अब देखो इसको तो सिर्फ हम एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को कि उसमें जो वैल्यूज है वो कितनी आ रही है, तो उसके लिए हम सैंपल लेते हैं। करेक्ट, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सैंपल के साथ काम करते हैं ना। करेक्ट, तो उस चीज को जब हम सैंपल को यूज कर लेते हैं तो सैंपल को यूज करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन भी तो मिलती है कि हमारी पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, तो वही चीज बताई गई है, द बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर। अब इसको एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत रिलेटेबल लगेगा। सो व्हेन बीसीसीआई सेज द एवरेज आईपीएल टिकट प्राइस इज ₹3200, आपने कभी नोटिस किया बीसीसीआई बोलती है कि एवरेज जो आईपीएल की जो टिकट रहेगी, टिकट की प्राइस रहेगी वो रहेगी 3200। ओके, दे हैव लाइकली सर्वेड अ सैंपल ऑफ वेन्यूज। उन्होंने क्या किया होगा कि नॉर्मली उन्होंने इंडिया में सारे ही वेन्यूज जो भी है जहाँ जहाँ मैच होता है उसका सभी का सर्वे करके वहां पर उनका सैंपल लेके उनको चेक किया होगा। The true population average every single ticket is the parameter they are estimating। तो ये वैल्यू हमें ये बताते हैं कि ओवरऑल जितने भी उन्होंने स्टेडियम्स देखे होंगे मैच के लिए, उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब चीजें देख के उन्होंने ये टिकट की एक एवरेज वैल्यू निकाली है कि हाँ इतने पे अब ये टिकट बिकेगी, क्योंकि उन्होंने सभी वेन्यूज की एवरी सिंगल टिकट की, मतलब हर एक टिकट सिंगल टिकट की वैल्यू लेके उसके एवरेज किया होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है यहाँ पे कि द लेवल ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइंस व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन मेक सेंस ऑन योर डेटा एंड व्हिच स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू कैन यूज। इसमें क्या होता है कि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज कर सकते हो और कौन सा किस टाइम पे यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे लेवल्स हैं, ऑर्डर है, इक्वल गैप्स हैं, ट्रू जीरो है और एग्जाम्पल है। अभी हम देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल के केस में हम ऑर्डर, अभी बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है,
गैप्स इसमें नहीं होते हैं और इसमें ट्रू जीरो जो होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें एग्जांपल आप क्या जाते हैं नॉमिनल के केस में, क्योंकि नॉमिनल जो था वो हमारा कैटेगोरिकल में आ रहा था, और आपको कैटेगोरिकल मैंने बताया था जो सिर्फ जो है वो कैटेगरीज के साथ काम करता है, अल्फाबेट्स के साथ काम करता है। अब इसमें जो एग्जांपल है वो है आपका आई कलर, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, या नॉर्मल कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट है ऑर्डिनल, यहाँ पर आप क्या जाते हैं ऑर्डर्स, यस इसमें ऑर्डिनल में हाँ होता है, बिकॉज अभी बताया था ना मैंने कि रेस में फर्स्ट पोजीशन तो फर्स्ट ही होगी, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो ये ऑर्डर में चल रहा है। वही एग्जांपल बता दिए, वही कि मूवी का रेटिंग कैसी होगी, फर्स्ट रेटिंग टू 5 स्टार रेटिंग। नेक्स्ट है इंटरवल, अभी बताया था इंटरवल, अब सॉरी बताया नहीं था इंटरवल। सो इंटरवल क्या होता है, जिसमें आपके पास ऑर्डर भी मैटर करता है, इक्वल गैप्स भी होते हैं, बट उसमें ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होती है। अब इसके एग्जांपल बता देते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आपने नोटिस किया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू नो टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर एक चीज तो मैटर कर रही है कि 0 तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं टेम्परेचर है ही नहीं, 0 का मतलब है कोल्ड, करेक्ट। इस हिसाब से यही बोलना 0 डिग्री क्या होता है, सबसे ठंडा मौसम, बट इसको हम नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर है ही नहीं, तो भाई दुनिया ही गायब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेशो, रेशो में ऑर्डर भी मैटर करता है, इक्वल गैप्स भी होते हैं और ट्रू जीरो भी होती है। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं वेट, हाइट, इनकम एंड एज। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हर एक शीट में आपको मिलेगा, जैसे यू कैन से समवन हु अर्न्स 1 लाख पर मंथ अर्न्स ट्वाइस एज मच एज समवन अर्निंग 50K रेशो स्केल। अब देखो आपने बोला कि एक जो इंसान जो अर्न कर रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ, वो अर्न कर रहा है ट्वाइस एज मच वन अर्निंग। अब देखो कोई 50,000 रुपया अर्न कर रहा है, दूसरा अर्न कर रहा है 1 लाख, ठीक है। तो आप तो यही बोलोगे ना कि ये जो पर्सन है 1 लाख वाला, ये इसके 2 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है 1 महीने में। बट यू कैन नॉट से 40 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस एज हॉट एज 20 डिग्री। बट आप ये नहीं बोल सकते टेम्परेचर के केस में कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस का क्या है, डबल है या डबल हीट है आज, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट नो हीट इंटरवल स्पेस। तो आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये रेशो स्केल के एग्जांपल है जिसमें आप इनकम के साथ बात कर रहे हो, और सेकंड है आपका इंटरवल का केस जिसमें आपके पास ट्रू जीरो को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्टैटिस्टिक्स मैटर इन डेटा साइंस। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ डेटा। It tells you what normal, what's unusual, what's statistically significant versus just random noise। तो ये आपको हर चीज के बारे में बताता है, डेटा के बारे में, उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, या वो डेटा नॉर्मल है नहीं है। नाउ एवरी डेटा साइंस स्टेप यूजेस स्टैट्स। देखो ये चीज तो पक्की है, सैम्पलिंग को यूज करता है डेटा कलेक्शन के लिए। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है ईडीए के लिए। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें आप हर चीज प्रोसेस करते हो, डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, उसको आपको फिल करना है तो आप फिल करते हो, उसके बाद आप देखते हो, उसको चेक करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसमें बहुत सारी स्केलिंग करते हो, उसमें आउटलायर है या नहीं है, वो चीज सब आप प्रोसेस करते हो। प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग में यूज की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो इवैल्यूएशन में यूज किया जाता है। तो हर एक जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स का डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विदाउट स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात कर लेते हैं, सो एमएल मॉडल्स आर अनएक्सप्लेनेबल ब्लैक बॉक्सेस। अब देखो बिना स्टैटिस्टिक्स के जो अगर आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो तो उसके बिना तो भाई वो सिर्फ एक खाली है, सिर्फ खाली कह लो, खाली बॉक्सेस है, ठीक है। सो यू कैन नॉट टेल अ बिजनेस व्हाई द मॉडल मेक्स अ डिसीजन और व्हेन इट विल फेल। तो आप ये नहीं बता सकते बिना स्टैटिस्टिक्स के कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसे आपका फॉल डाउन हो गया, कैसे आपकी चीज में गिरावट आ गई। तो ये सब चीजें बिल्कुल बेफालतू है बिना स्टैट्स के, क्योंकि स्टैट्स आपका एनालिसिस करता है, आपको हर चीज के प्रेडिक्शंस देता है, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक गूगल, एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन रन थाउजेंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एवरी वीक टू मेक एवरी प्रोडक्ट डिसीजन। अब देखो ये हर चीज देखो डेटा पे ही चल रही है। अब एयरबीएनबी चल रहा है, वो किस पे चल रहा है, डेटा पे चल रहा है। गूगल किस पे चल रहा है, डेटा पे चल रहा है। नेटफ्लिक्स किस पे चल रहा है, डेटा पे चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कितने लोग आते हैं, कितने कस्टमर्स क्या चीज लेते हैं, क्या वो कार्ट पे डालते हैं, क्या चीज नहीं लेते हैं, कितनी टाइम वो चीज रिपीट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। डेटा के बिना नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको कैसे पता चलता है कि आज बारिश होने वाली है? आप क्यों देखते हो कभी भी अपना वेदर फोरकास्ट? क्योंकि उस चीज के पीछे भी डेटा है। अगर कल के हिसाब से अगर आपको पता चले कि कल कितनी बारिश थी, आज कितना बारिश है, कितना टेम्परेचर है, या आज क्या होने वाला है, दैट्स ऑल अबाउट। आप गूगल मैप यूज करते हो, सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। बट देखने का उसको देखने का नजरिया कुछ डिफरेंट है हमारा।
बट इसको पढ़ने के बाद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपको हर चीज में स्टैटिस्टिक्स दिखेगी, ठीक है। नाउ Airbnb ran a A/B test, a statistical experiment, and found that simply adding professional photos to listing increased booking by 40%. One statistical test billions in additional revenue. अब देखो ये Airbnb का एग्जांपल है। Airbnb जो है वो सिंपल A/B टेस्ट यूज किया जाता है। A/B टेस्ट जो है वो हमारा डेटा साइंस का एक टेस्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हो आप, एक ये फाउंड करता है, ये आप एडिंग प्रोफेशनल फोटोज में से आपने कभी नोटिस किया होगा Airbnb जो होता है कि फोटोज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डाली होती हैं, वो देखता है कि किस वे में आपके लिए जो प्रोफेशनल फोटोज हैं वो आपकी जो Airbnb की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो देखो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो आपको मिलियंस रेवेन्यू दे सकता है, मिलियन आपके पास प्रॉफिट आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो हमें क्या करता है, समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट योर डेटा लुक्स लाइक। हमें बताता है कि हमारा डेटा थोड़ा करके, मतलब एक तरीके को उसको कॉम्पैक्ट करके, देखो अब मेरे पास 1,00,000 रोज का डेटा है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रोज है, कितनी रोज होंगी, तो मैं ऐसा तो नहीं है हर बार उसको चेक करती रहूंगी, हर बार उसको, मुझे कभी कभी ऐसे भी ना, मुझे ओवरऑल पता होना चाहिए उस डेटा में है क्या, तो वो क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट। नाउ इसमें क्या है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कि कोर कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो मीन क्या है, यहाँ पे जो मेन चीज है वो है मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने वैसे भी पढ़ा होगा, बट हम देख लेते हैं मीन क्या है। मीन है हमारा एवरेज। ये क्या करता है, ऐड कर देता है ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड बाय काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लोग हैं, उनका ओवरऑल समझ लो कि मार्क्स आया 99, 100, 90 या 95 या 85 ये आ गया। अब मेरे पास मैंने क्या करना है, सिंपली इनके मार्क्स को ऐड कर देना है, और ये मेरे पास कितने लोगों का डेटा है, 5 का, तो मैं इनको 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दूंगी कि हाँ, इससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वन एक्सट्रीम वैल्यू कैन पुल इट फार फ्रॉम रियलिटी। अब मैंने बोल दिया कि एग्जांपल 30K सैलरी है, किसी की 35 की सैलरी है, किसी की 40K सैलरी है, किसी की 200 की सैलरी है, बट जब आप इसको एवरेज कर दोगे, आपने कभी नोटिस किया कि इस केस में आपके पास सिर्फ जो एवरेज है वो 76.25 है। आपके लिए, इनके लिए तो बढ़िया हो गया जिनकी कम है सैलरी थोड़ी बहुत, बट जिसकी 200K सैलरी है उसको तो वही नुकसान हो गया ना, जिसकी बताई जा रही है कि 200K की जगह उसकी सैलरी को बोला गया कि एवरेज 76.25 है। तो एवरेज के केस में एक चीज और देखी जाती है कि जब भी आपके पास कोई डेटा होता है उसमें कोई भी आउटलायर नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी एक ऑड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सब वैल्यूज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन होता है द एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आफ्टर सॉर्टिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल किसी की एज है 9, 10, 12 है, किसी की 15 है, किसी की कह सकते हो 2 है, तो अगर आप देखोगे डेटा जो है वो सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है। अगर मैं इसको सॉर्ट करती हूँ, सिंपली मुझे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 को यहाँ ले आना है, तो आप देख सकते हो सभी मेरा डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगी मेरी मिडिल वैल्यू क्या है। अगर आपने मिडिल वैल्यू देखी तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 5, ठीक है। 5 में अगर आप 2 आधे कर दोगे, 2 साइड कर दोगे, आपके पास मिडिल वैल्यू क्या बच जाती है, 10। सो ये बेटर किस लिए होता है, मच बेटर फॉर स्क्यूड डेटा, ठीक है। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं जिसमें मीडियन जो है वो 37.5 की आया है, फार मोर रियलिस्टिक फ्रॉम द टिपिकल सैलरी। ये जो है, ये मीडियन जो है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत आपको सही बता रहा है कि हाँ ठीक है 37.5 मीडियन आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि दिस इज द वैल्यू, करेक्ट। और मोड क्या होता है, मोड होता है फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, मैं लिख देती हूँ। अब इसमें मोड क्या है, मोड है कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं मोड, कोई भी वैल्यू कितनी बार आ रही है। नाउ बेस्ट फॉर कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा के लिए ज्यादा यूजफुल होती है। एग्जांपल मोस्ट कॉमन शू साइज सोल्ड इन अ स्टोर, जैसे आप बोल देते हो कि किसी भी शू स्टोर में जाके कि हाँ आपके स्टोर में कौन सा ऐसा नंबर है, फुट साइज जो है वो सबसे ज्यादा बिकता है, तो किसी ने बोल दिया हाँ 8 नंबर बिकता है, सो दिस इज योर मोड, बिकॉज 8 नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा से डिनोट किया जाता है वो हेल्प करता है मेजर्स हाउ स्प्रेड आउट वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, मीन्स हमारी एवरेज से, फॉर एग्जांपल मेरी एवरेज 2 आई है, तो हमारी जो वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो उससे कितनी दूर है, ये हमें कौन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। नाउ लो, अगर आपका लो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है मींस डेटा टाइटली क्लस्टर्ड, मींस डेटा जो है वो एक दूसरे के आसपास है। बट अगर लार्ज वैल्यू आती है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मतलब अगर आपका ये मीन है और आपकी वैल्यूज हैं वो इतनी दूर पे है, अगर आपका हायर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, करेक्ट। नाउ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अ सीईओ अर्न्स
10 करोड़ पर ईयर, एक सीईओ है वो 10 करोड़ रुपया एक साल में कमाता है, while 99 एम्प्लॉयज अर्न 5 लाख पर ईयर। अब उसका मीन सैलरी अगर आप देखो तो इट्स बिकम 14.9 LPA, ओके, विच लुक्स गुड ऑन पेपर, अच्छी तो लग रही है, बट अगर हम मीडियन निकालो तो वो सिर्फ बनता है 5 लाख रुपया, जो आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है। सो ऑलवेज चेक बोथ, तो हमेशा आपको चेक करना चाहिए, आपको एवरेज भी चेक करनी चाहिए, आपको मीडियन भी चेक करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने अभी देख लिया कि 10 करोड़ प्लस 5, अगर आप उसको नॉर्मल एवरेज निकालते हो तो आपके पास कितना आ गया 14.9 LPA, करेक्ट। बट अगर आप मीडियन निकालते हो इट ओनली केम 5 लाख, तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है आपकी मीडियन वैल्यू में और आपकी मीडियन वैल्यू में और आपकी मीन वैल्यू में। सो हमेशा ये दोनों चीजें चेक करनी चाहिए आपको, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या है आपके, जो डिवाइड किए जाते हैं कोई भी सॉर्टेड डेटा को इन 4 इक्वल पार्ट्स, जो भी आपके डेटा होता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और परसेंटाइल टेल करता है आपको, मतलब आपको बताता है कि वेयर एनी वैल्यू स्टैंड रिलेटिव टू द एंटायर डेटा सेट, कि जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो आपके डेटा सेट में आपको आपकी लाइक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेजर्स हैं, यहाँ पर परसेंटाइल है, यहाँ पर व्हाट इट मीन्स है, मतलब उसका मतलब क्या है, और ये है रियल वर्ल्ड यूज। जैसे कि Q1 है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम बोलेंगे 25। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ओवरऑल एक कह लो नंबर लाइन है, मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज है, तो अगर आपने नोटिस किया इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया Q1 Q2, सॉरी लेट मी टेक इट, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, करेक्ट। अब इसमें जो है वो आपका Q1 जो होता है वो 25th पार्ट होता है, ठीक है, 25th पार्ट, ठीक है। जो Q2 होता है वो आपका होता है मीडियन, इसको मैं हटा देती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका 50th और ये क्या है आपका 75th, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे ये चीज आपकी वैल्यूज को डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल ये 25% पे डिवाइड कर रही है, 50% पे डिवाइड कर रही है, 75% पे डिवाइड कर रही है। सो एक क्वार्टाइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल 25% वाला है कि 25% ऑफ डेटा फॉल्स बिलो दिस वैल्यू, मतलब 25% वो उसे कम क्या कहते हैं उसे फॉल कर रही है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बॉटम 25% ऑफ सैलरी अर्नर, ठीक है, 50% वाला हो गया कि एक्चुअली हाफ द डेटा इज बिलो दिस, मींस मिडिल सैलरी इन अ कंपनी, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल अगर आता है आपका 75th, जो कि है 75% ऑफ डेटा फॉल्स बिलो दिस वैल्यू, मींस टॉप 25% अर्नर स्टार्ट्स हियर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके क्वार्टाइल्स का। नेक्स्ट आता है आपके पास परसेंटाइल, जिसमें 90% और 99 परसेंटाइल आता है, जिसमें परसेंटाइल की वैल्यू होती है 90 एंड 99। 90 का मतलब होता है यू आर अबव 90% ऑफ द डेटा सेट, मीन्स टॉप 10 ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्कोर, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और यू आर अबव 99% मीन्स एक्सट्रीमली हाई, मीन्स आप टॉप 1% इनकम आपकी है। एग्जाम्पल बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जेई एडवांस्ड 2023 है, जिसमें स्कोरिंग इज इन द 99th परसेंटाइल, does not mean you get 99% marks, means 99th परसेंटाइल अगर आपकी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी 99% मार्क्स है। देखो परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। सो परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपके 99% मार्क्स आए हैं, इट मीन्स यू स्कोर्ड हायर देन 99% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। इसका मतलब है कि जितने भी 99% स्टूडेंट्स ने आपके साथ एग्जाम दिया है उनमें से आपने टॉप किया है, उनमें से आपके एग्जाम जो हैं वो हायर है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज IQR एंड आउटलायर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलायर आपको इन जनरली आपको रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपके पास क्वार्टाइल्स यूज की जाती हैं, मोस्टली Q3 एंड Q1। तो इसमें आप क्या करते हो, Q3 माइनस Q1 करते हो, ये फॉर्मूला है। इट रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ मिडल 50th ऑफ योर डेटा एंड इग्नोरिंग एक्सट्रीम ऑन बोथ एंड्स। इसमें सिर्फ आप मोस्टली जो हम मिडल 50% के डेटा को यूज करते हो, अदरवाइज आप सबको क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। लोअर फ्रेंड्स के केस में आप एक फॉर्मूला यूज करते हो Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ये जस्ट एक नॉर्मल सा एक कह सकते हैं फॉर्मूला है, इसको ज्यादा आपको डिटेलिंग में करने की भी जरूरत नहीं है। डिटेल में करना है तो आप प्लीज कोर्स में जाके देख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपर फेंस के लिए फॉर्मूला है जिसमें आप Q3 यूज कर सकते हैं और ऐड करते हैं। सो एनी वैल्यू आउटसाइड दिस फेंसेस इज फ्लैग्ड एज एन आउटलायर। अगर इन वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू इनकी वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल 10 और इसकी वैल्यू आती है 20, इन दोनों की वैल्यूज, बट इनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू आ रही है 9 और इसकी वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल किसी की 25, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, आउटलायर। आउटलायर मीन्स आउट ऑफ माई डेटा सेट, करेक्ट। नाउ आउटलायर्स आर नॉट ऑलवेज एरर, ये हमेशा एरर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं बहुत ज्यादा जेन्युइन रेयर इवेंट्स जो कभी हुए होंगे, ठीक है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और अ सेंसर मालफंक्शन। जैसे अभी कोई फॉर एग्जांपल कोई मूवी ले लो जिसने बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस में तबाही कर रखी है और जिसका कोई अलग ही रिकॉर्ड बन गया, उसको हम बोलते हैं आउटलायर। मतलब वो गलत नहीं है बट अलग ही उसने कुछ एक पहचान वाली यूनिक बना दी, उसको हम बोलेंगे आउटलायर। ऑलवेज इन्वेस्टिगेट आउटलायर्स बिफोर रिमूविंग इट, हमेशा कभी भी उस चीज को निकालने से पहले भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उसको हमेशा, बिकॉज रिमूविंग वैलिड आउटलायर्स डिस्ट्रॉयड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने समझ लो कोई आउटलायर जो है, फॉर एग्जांपल मैंने 25 तो निकाल दिया, क्या पता 25 जो है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो मेरे डेटा को, सो हमेशा रिमूव करने से पहले हमें देखना पड़ता है। ये हम करते हैं इन एडवांस वर्जन जब हम डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस करते हैं उस केस में। सो कीपिंग एरर्स, इंट्रोड्यूसिंग बायस। सो एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इन फ्रॉड डिटेक्शन अ पर्सन नॉर्मल स्पेंडिंग इज 500 रुपीज टू 200 रुपी पर डे। मतलब फ्रॉड डिटेक्शन अगर हम करते हैं तो नॉर्मली अगर किसी भी इंसान की 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए अगर वो दिन में खर्च करता है, बट एक दिन अगर वो 85,000 रुपए स्पेंड कर देता है, सो IQR के एनालिसिस के हिसाब से दिस वैल्यू इज एन आउटलायर, बिकॉज बैंक सेंड्स एन अलर्ट। बैंक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कि आज आपके अकाउंट से इतने पैसे चले गए हैं, बिकॉज नॉर्मली आप इतना स्पेंड नहीं करते। ओके, सो दिस इज लाइव स्टैटिस्टिक्स प्रोटेक्टिंग योर मनी। यहाँ पर भी आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है आपकी मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स हर जगह है, बस आपके देखने का तरीका डिफरेंट है। ओके, सो नेक्स्ट, तो अब जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट एंड बॉक्स प्लॉट। तो अभी हम ये करेंगे, तो इसको आपको देख के लग तो ये रहा होगा कि इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स जब हमारे पास डेटा होता है तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस करना एक हमारा टास्क होता है, नहीं, उसको हम कैसे इजी वे में कौन सा डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए वो भी ज्यादा मैटर करता है। नाउ दीज 3 चार्ट्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेटा साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंपेयरिंग ग्रुप्स। ये जो है वो मोस्टली 3 ऐसे चार्ट्स कह सकते हो, ये ग्राफ कह सकते हो, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं डेटा साइंस में, ताकि आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सको, उसे अंडरस्टैंड कर सको और उसको कंपेयर कर सको अपने डेटा को। अब यहाँ पर चार्ट्स लिखे हुए हैं और ये लिखा गया है कि वो किस लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनका डेटा टाइप लिखा गया है और उसका की इनसाइट लिखे गए हैं कि वो हमें क्या शो करते हैं। पहला हम ले लेते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपने जनरली देखा होगा ऐसे होता है, जिसमें आपके पास हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास गैप नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बार के बीच में, ठीक है, ऐसे होता है। अब हिस्टोग्राम का मतलब होता है शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मीन्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसमें कोई भी अल्फाबेटिकल चीज नहीं होती, सिर्फ नंबर्स होते हैं, उन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और उसमें डेटा टाइप कौन से आते हैं आपके, कंटिन्यूस और न्यूमेरिकल। जो मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस डेटा चलता रहता है जिसके बीच में कोई गैप नहीं होता है, और न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल रहता है उसमें कोई भी टेक्स्ट वाला फॉर्म नहीं आती है। नेक्स्ट है की इनसाइट इट शोज। वो क्या शो करता है, पहली बात तो ये है वो हमें शो करता है शेप ऑफ द डेटा, कि वो नॉर्मल है, स्क्यूड है, बाई मॉडल है, और क्या क्या उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट क्या करता है, कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कलर हो गया, हाइट हो, सॉरी हाइट तो नहीं कह सकते, मींस डिफरेंट चीजें हो गई, मतलब कलर हो गया, मार्क्स हो गए, या ग्रेड हो गई, या जो भी पोजीशन होगी उस पर डिफाइन करता है। इसमें डेटा टाइप जो मोस्टली यूज किया जाता है वो कैटेगोरिकल होता है, इसमें कोई भी नंबर नहीं होता है। जैसे विच कैटेगरी इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, मीन्स कौन सी कैटेगरी लार्ज है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सा कलर रेड है, कौन सा ब्लू है, जिसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल थिंग्स आती है, ना कि नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो होता है विजुअलाइजिंग स्प्रेड, मीडियन एंड डिटेक्टिंग आउटलायर्स। तो इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो डेटा टाइप होता है हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है।
इसमें जो की इनसाइट्स जो हमें शो किए जाते हैं वो है हमारे IQR, वो आपके इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला, Q1 जो आपका क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 3, मीडियन एंड आउटलायर्स पोजीशंस, तो ये सब आपके यूज किए जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल अ डेटा साइंटिस्ट एट फ्लिपकार्ट यूजेस अ हिस्टोग्राम टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवरी टाइम्स। ठीक है, आपके पास एक डेटा साइंटिस्ट है जो कि काम कर रहा है फ्लिपकार्ट, उसने क्या किया, जो हिस्टोग्राम बनाया उसने अपने जितने भी डिलीवरी टाइम्स थे, जैसे मोस्ट आर 2 to 3 डेज, जैसे समझ लो आपने कोई ऑर्डर किया और आपकी जो भी डिलीवरी होती है वो मोस्टली 2 से 3 दिन का टाइम लेती है, तो आपने उसको हिस्टोग्राम में अपलोड कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी चीजें जाती हैं। सम आर आउटलायर्स एट 15 प्लस डेज, मतलब मीन्स ऐसे कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट में उसने नोटिस किया कि जो 15 दिन ले रहे हैं, ठीक है, कोई 16 दिन ले रहे हैं, कोई 20 दिन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अ बार चार्ट टू कंपेयर सेल्स अक्रॉस सिटीज एंड अ बॉक्स प्लॉट टू स्पॉट प्रोडक्ट विद अनयूजुअली लो रेटिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, जो ये बार चार्ट है ये हमें कंपेयर करने के लिए बोलता है कि हम जो सेल्स कर रहे हैं ऑल ओवर द सिटीज उसके लिए हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए, और जो बॉक्स प्लॉट है वो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है जिनकी यूजुअली कम रेटिंग होती है। तो देख सकते हो आप इन तीनों का हर एक चीज पे, हर अगर एक कंपनी की ही बात करें, इन तीनों का किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, तरीका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग चांस एंड अनसर्टेनिटी इन डेटा। तो हम ये चीज देखते हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है पहला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है, लेस देन इक्वल टू 1 के, सॉरी ठीक है, इसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जो मेजर करता है हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन, मतलब उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवेंट हो सकता है, कितनी क्षमता है, कितना गेस कर सकते हो आप, काइंड ऑफ ये कह सकते हो कितनी कितनी चांसेस हैं कि उसके होने के आसार हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 अगर आपकी आती है तो मतलब इम्पॉसिबल है, वो चीज नहीं होगी। अगर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ रहा है मीन्स सर्टेन है, मीन्स हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो एग्जैक्टली 50-50 चांस आप बोल सकते हो कि हाँ 50% हो सकती है, 50% नहीं हो सकती है। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में वो क्या होता है कि किसी भी इवेंट को अकर होने के लिए आप क्या लिखते हो, उसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको, आपने सभी ने डाई तो खेला होगा, ठीक है, डाइस है मेरे पास, तो अब उसमें मैंने बोल दिया कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपको सभी को पता है कि जो डाई होता है हमारा उसमें 6 साइड्स होती है और 6 साइड्स में ये नंबर्स लिखे होते हैं। अब मैंने बोल दिया 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे एक टाइम, मीन्स अगर आप एक बार डाइस थ्रो करते हो तो 4 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, करेक्ट, आपने बोल दिया एक बार। बट मैंने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, मतलब एक आने, मतलब 4 की कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की, आपने बोल दिया एक, करेक्ट, नो डाउट। बट मैंने पूछा है प्रोबेबिलिटी, मतलब 4 की उस डाइस में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब डाइस में 6 ओवरऑल क्या होता है, टोटल साइड्स होती हैं, तो 4 की आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, सो इट विल बी 1/6, मतलब उसकी आने की एक प्रोबेबिलिटी है 6 में से। ठीक है ना, इसके टाइप जो होते हैं वो होते हैं थ्योरेटिकल, मीन्स जो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होते हैं, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रायल, जिसको हम ट्रायल करके खुद कैलकुलेट करते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव जो बेस्ड होता है ऑन जजमेंटल एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो टाइप्स है किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब जो चीज है द कॉम्प्लीमेंट रूल। अब कॉम्प्लीमेंट रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट अकर नहीं हुआ, एक तो हमने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए हमने एक फॉर्मूला बता दिया जो ये है, बट कोई ऐसी भी तो चीज होती है जो इवेंट नहीं अकर होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एनी इवेंट। ठीक है, इसको मैंने डैश बोल दिया बिकॉज इसको मैंने बोल दिया ये मेरा इवेंट जो अकर हो रहा है, ये डैश का मतलब है जो मेरा इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हमेशा इक्वल टू किसके होता है, 1। मीन्स इन दोनों को मिला के ही एक जो वैल्यू बनती है वो होती है 1। अगर अब मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल 9, तो मैंने बोल दिया कि इसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं चुपचाप क्या करूंगी, यहाँ मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पर ये प्लस हो रही है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो इट विल बी, सॉरी इतनी तो नहीं, मतलब इतना तो नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल 0.9, तो 1 - 0.9 विल बी 0.1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, करेक्ट, तो ये हमारी वैल्यू आ गई।
सेम आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो आपको दी हुई है रेन की, वो क्या है 0.7 की प्रोबेबिलिटी है रेन होने की 0.7। मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ना होने की क्या है, तो आप चुपचाप क्या करोगे, जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें से 1 माइनस 0.7 कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.3। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। वेदर ऐप से 70% चांस ऑफ रेन। आपको जब भी आप ऐप देखते हो, आपने नोटिस किया कभी आपको बोला जाता है कि 70% चांसेस है रेन होने के, बारिश होने के, तो आपने क्या किया, 70% कितना बन गया आपका 0.7। 70% ऐसे ही बनता है ना, करेक्ट, 0.7। अब आप बोला कि कितने परसेंट हैं, बिकॉज दिस इजंट अ गेस, इट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम डिकेड्स ऑफ हिस्टोरिकल वेदर पैटर्न्स। ये को गेस नहीं था कि 70% चांस है वेदर की, बिकॉज उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल जितने भी ईयर्स थे उस हिसाब से देखा है कि आज के दिन के हिसाब से आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो इस केस में हम ह्यूमिडिटी भी ले सकते हैं, प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है मैसिव स्केल में, बिकॉज इसके रिलेटेड जो आपको दिखाया जाता है कि 70% आज चांस हो सकता है बारिश का, आज इतना टेम्परेचर रह सकता है, ये सब कुछ ओवरऑल जितने भी आज तक हमारे ईयर्स रहे हैं 2025, 2024, 2023, 2022, इन सभी को कैलकुलेट करके अगर आपको आज कोई चीज बताई जा रही है कि आज का डे कैसा रहेगा, आज बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है, आज क्लाउडी वेदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब चीजें आपको हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर मेजर करके बताई जाती हैं। Now, the next thing that we have is की difference between independent and dependent event. तो इसमें क्या होता है कि whether events influence each other changes the probability formula entirely. This is one of the most important distinction in probability. अब देखो ये क्या है कि जो event होते हैं वो एक दूसरे को influence करते हैं, कि एक के change होने के रिगार्डिंग दूसरा भी चेंज हो सकता है या तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक है डिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब डेफिनेशन है कि आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब अगर एक चेंज होता है, एक इवेंट जो है वो चेंज होता है, तो उसके चेंज होने से दूसरे वाले को फर्क नहीं पड़ता है। सेम केस है डिपेंडेंट वाले का। इसमें अलग केस है कि अगर एक आउटकम का चेंज होता है, मतलब एक इवेंट के आउटकम में चेंज हो रहा है, उसके रिजल्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका जो असर है वो दूसरे वाले पे पड़ेगा। दिस इज ट्रू। अब इसका प्रोबेबिलिटी रूल क्या है इंडिपेंडेंट वाले का, इसमें अगर इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी का फॉर्मूला जो होगा वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, करेक्ट। बट इस केस में जो हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा सेम फॉर प्रोबेबिलिटी ए एंड बी के लिए, वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये आपका बन जाता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन ए। जो आपका ये साइन है, ये स्ट्रेट एक लाइन है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन ए। अब यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी ए एंड बी लिखा है, इसको हम मोस्टली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। आपको पहले बताया था एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। अभी यहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए अलग फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट के लिए अलग फॉर्मूला है। अब क्लासिक एग्जाम्पल, फिलिंग अ कॉइन ट्वाइस, ईच फ्लिप इज इट्स ओन इवेंट। और यहाँ पर डिपेंडेंट के लिए है कि ड्रॉइंग 2 कार्ड्स विदाउट पुटिंग द फर्स्ट इनटू बैक। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप फ्लिप कर सकते हो कॉइन ट्वाइस। ठीक है, अगर आपके पास एक इवेंट आ जाता है क्योंकि दूसरे वाले को उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने कार्ड्स खेल रहे हो और कार्ड्स में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 2 कार्ड्स निकाल लिए तो आपको जो क्या करना है, विदाउट पुटिंग द फर्स्ट वन बैक, आपको 2 कार्ड निकालने हैं पहले को बिना पुट किए, मतलब उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर बाई चांस किसी को भी ये छोटे छोटे जो अभी क्लिप्स हैं, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़े बेसिक्स में, थोड़े एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, बट अगर आपको ये डिटेल में टॉपिक्स करने हैं और आपके पास टाइम कम है और आपको थोड़ी डिटेल में चाहिए कि इसके अंदर भी आने वाले कुछ और ज्यादा डिटेल्ड चीजें जो है अगर आपको पढ़नी है, प्लीज जाके हमारी वेबसाइट studylemma.com में जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज जाके देखिए। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो भी यहाँ पर हमारे जो टॉप 10 जो होंगे जो स्टार्टिंग के इस कोर्स को लेंगे, उनके लिए हमारी तरफ से 60% ऑफ है। तो जो भी प्लीज जाके उसको यूज करिए, नीचे कूपन कोड भी अवेलेबल होगा। तो जो भी स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये 60% ऑफ पे मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब इसके इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो डेटा साइंस यूजेस हैं वो है नेवी बाइस क्लासिफायर एज्यूम्स इंडिपेंडेंस, और ये डिपेंडेंट जो है वो मार्कov चेन में यूज किया जाता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज किया जाता है। अभी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बाद में कि चीजें क्या होती हैं। ये जो डिटेल्ड जो है ये डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आ गए, जो कि है फॉर एग्जाम्पल रोलिंग 2 डाइस, आपने 2 डाइस को रोल किए एक साथ, डाई 1 कैन नॉट अफेक्ट डाई 2। अब मुझे बताना कि अगर डाई 1 में आपको 1 आता है और दूसरे में 6 आता है, तो एक दूसरे से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ डिपेंडेंट इवेंट्स में, तो इसमें क्या है, पिकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास 1 by 1 फॉर अ, कुछ भी ले लो, फॉर अ प्रैक्टिस सेट और फॉर डांस, क्योंकि वो मैटर कर रहा है, क्योंकि एक करके आप बच्चों को चूज कर रहे हो, तो एक बच्चे का निकलना दूसरे बच्चे पे डिपेंडेंट हो रहा है कि हाँ कौन सा बच्चा अब जाएगा, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्पैम फिल्टर्स अज्यूम वर्ड्स इन एन ईमेल आर इंडिपेंडेंट नेवी बाइस। इसमें नेवी बाइस जो है ये और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम एआई में, डेटा साइंस में पढ़ते हैं। Even though free and price are likely to appear together, the model treats them separately and still achieves 98% accuracy। देखो स्पैम फिल्टर जो होते हैं, जैसे आपको ईमेल्स मिलते हैं, आपने कभी नोटिस किया कि जितने भी आपकी जो स्पैम जो मेल्स होते हैं जो आपके लिए मीन्स करेक्ट नहीं होते हैं, वो सीधी जो मेल्स होती हैं वो जाके आपकी स्पैम में चली जाती हैं, करेक्ट। सो उस केस में क्या है, कभी आपने नोटिस किया है कि वो सारे आपके इंपॉर्टेंट मेल्स भी वहां पे चली जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनको लगता है कि ये भी स्पैम है, तो उनको जाके स्पैम में भेज देता है, बल्कि वो कभी कभी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जबकि हमारे पास एक इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, मतलब उसकी हमारे पास वैल्यू होती है, उसके बेस पे हम दूसरे वाले की वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, वो ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसको हम लिखते हैं ए गिवन बी, ठीक है। मतलब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास बी, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला जो आ जाता है वो आता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी मैंने जस्ट आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। चलिए आप इसको एग्जांपल में आपको इजी बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसको आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी का इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो गिवन है उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, आपका फॉर्मूला रेडी है। सेम चीज अगर आपको प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए के लिए करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी एंड इंटरसेक्शन ए सब सेम है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नहीं होते। और जो आपको गिवन है उसको आपको कर देना है ऐसे, आपका फॉर्मूला रेडी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हम रीड कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर बी हैपनिंग, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, हैपन हो रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट, करेक्ट। अब इसमें क्या है, इट अपडेट्स योर प्रोबेबिलिटी विद न्यू इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है बार बार आपके पास, तो वो ऑलरेडी आपको अपडेट करता रहता है अपने आप को। सो बिफोर बी हैपेंड, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वे वाज 1 नंबर, मतलब पहले बी इवेंट के पहले जो आपकी प्रोबेबिलिटी ए है वो क्या है, एक सिर्फ एक नंबर है। आफ्टर बी हैपेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंक्रीजेस और डिक्रीज ड्रामेटिकली, ओके। अब इसका कोर कंसेप्ट क्या है बिहाइंड रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो फोन के खरीदने की, ऑलरेडी बोट एयरफोन, जिसने अगर फॉर एग्जांपल एयरफोन खरीद लिए हैं तो आप एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि अगर उसने एयरफोन खरीदे हैं तो उसके कितने चांसेस है कि वो फोन भी खरीदेगा। सो इस केस में इट इज मच हायर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग फोन इन जनरल। ऐसे अगर आप फोन खरीदने की अगर कोई इंसान आपके पास आया है और डायरेक्टली आप उससे वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, करेक्ट, तो आपको क्या लगेगा कि उसमें आपके पास चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि यार ये फोन लेगा नहीं लेगा, ये क्या लेगा, यू डोंट नो। बट अगर वो कोई चीज ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो हेडफोन्स ले रहा है, वो स्पीकर ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो कोई और चीज ले रहा है, एक्सेसरी ले रहा है, कोई चार्जर ले रहा है, तो आपको ये तो लगेगा कि मे बी कोई ना कोई तो चांसेस है कि उसके होने से एयरफोन खरीदने के चक्कर में शायद वो फोन भी ले सकता है। सो दिस इज नॉन एन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर आप एक चीज के होने के हिसाब से दूसरी चीज को प्रिटेंड करते हो, उसको निकालते हो। एग्जाम्पल कर लेते हैं मेडिकल टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है 1%, बट हैविंग कैंसर टेस्ट इज पॉजिटिव माइट बी 30%।
मीन्स कैंसर होने से क्या वो टेस्ट पॉजिटिव है, ये हम कैसे, मतलब टेस्ट पॉजिटिव निकला उनका, तो उस केस में हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कैंसर में, मतलब उनको कैंसर है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन्स व्हाई अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इजंट द सेम एज डेफिनेटली हैविंग द डिजीज एंड व्हाई फॉल्स पॉजिटिव एग्जिस्ट। मतलब ये नहीं है कि अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उनको कैंसर है या कोई भी बीमारी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर चीज के होने से दूसरी चीज होगी या नहीं होगी, वो हमें निकालनी होती है। दैट्स द मेन केस इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट केस है वो है हमारे पास बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक सिंपल सी फॉर्म है जिसको अभी हमने थोड़े शॉर्ट में बताऊंगी, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट studylemma.com में जा सकते हैं और आपके लिए कूपन भी है, आप कूपन अप्लाई करके आप पूरा 60% का इस्तेमाल कर सकते हैं भरपूर। ओके, नाउ यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है जो बेस थ्योरम का वो रहता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये थोड़ा सा सिंपल है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट अदरवाइज सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दैट इट अपडेट्स आवर प्रायर बिलीफ अबाउट ए व्हेन वी रिसीव न्यू एविडेंस बी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक प्रायर जो इन्फॉर्मेशन होती है ए के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए इवेंट है, उसकी मेरे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन है, व्हेन वी रिसीव न्यू एविडेंस बी, तो ये क्या कर देता है ऑटोमेटिकली, जैसे भी हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है बी में तो वो ऑटोमेटिकली ए को क्या कर देता है अपडेट कर देता है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है यहाँ पे, प्रायर प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट वी बिलीव बिफोर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी मींस जो अपडेट हुई है इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। अब इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज वो है, हम क्या करते हैं हमेशा स्टार्ट करते हैं प्रायर से, प्रायर मीन्स पुरानी इन्फॉर्मेशन से, उसके बाद हम न्यू एविडेंसेस निकालते हैं, न्यू एविडेंसेस को मतलब कलेक्ट करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं बेस टू कैलकुलेट द अपडेटेड पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। नाउ ये किसके लिए यूज किया जाता है, देखो हर चीज का मीनिंग मैंने आपको बताया कि अभी यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज हो रही है, बट हमें ये नहीं पता कि कहाँ यूज हो रही है। अभी के लिए बेस थ्योरम कहाँ यूज हो रही है, आपके स्पैम फिल्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी स्पैम मैसेज आता है, कोई भी चीज आती है जिसमें लिखा होता है फ्री मनी, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है आपका फोन उसको स्पैम में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या पता वो फ्री मनी वाला ऑप्शन आपके ऑफिस से आया है, स्कूल से आया है, कॉलेज से आया है, बट नहीं, अगर आपको लगे, मतलब अगर आपके फोन को लगेगा कि नहीं ये जो मैसेज है वो स्पैम है, मे बी वो इनकरेक्ट हो सकता है, तो वो डायरेक्टली स्पैम में चला जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है, पेडेस्ट्रियन होता है, सेंसर डिटेक्ट्स मूवमेंट, तो उस केस में ये चीजें होती है, एग्जाम्पल है। एंड मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। अब क्या है, कोविड टेस्ट हैज 95% एक्यूरेसी, कि कोविड का जो एक्यूरेसी आई है टेस्ट की वो आई है 95%। सो कोविड की जो प्रोबेबिलिटी है इन द सिटी इज 2%। इफ यू टेस्ट पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हैविंग कोविड, मतलब टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक्चुअल में कोविड है। सो यूजिंग बेस थ्योरम इट्स ओनली अबाउट 28% एंड नॉट 95%. This is why mass testing in low prevalence populations produces many false positives. तो यही चीज है कि हर चीज हर अभी के टाइम पे कितनी ज्यादा यूज हो रही है हमें भी नहीं पता है। सो स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज देयर, ओके, वी जस्ट नीड टू सी इट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल क्या है, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आती है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको हम डिटरमाइन करते हैं एज अ रैंडम वेरिएबल। दे आर द ब्रिज बिटवीन द रियल वर्ल्ड रैंडमनेस एंड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आता है, एक आता है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का आपको पहले से ही पता है कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस का भी आपको मतलब पता है, बट ये रैंडम वेरिएबल के साथ कैसे कनेक्ट होके हमारे पास एक चीज बनती है उसको हम देखते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, दैट टेक्स काउंटेबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज जंप बिटवीन देम। कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज ले लेते हैं, 0 1 2 3, ये आपकी क्या है डिस्क्रीट वैल्यूज है जिसमें आपके होल नंबर्स भी आते हैं, ये चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट हुआ, नंबर ऑफ हेड्स इन 5 कॉइन फ्लिप्स, मतलब आपने 5 बार कॉइन को फ्लिप किया, आपके पास कितने हेड्स आते हैं, तो कितनी बार आ सकता है, या तो नहीं आ सकता है, ये तो 1 बार आ सकता है, ये तो 2 बार आ सकता है, ये तो 3 बार आ सकता है, करेक्ट। तो ये चीज क्या है, आपके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वैल्यूज के हिसाब से अगर करो तो फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 0 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। नो नथिंग एल्स।
देखो 5 तक क्यों आ सकता है, क्योंकि 5 बार कॉइन फ्लिप किया, क्या पता 5 बार हेड्स आ जाए। करेक्ट। नाउ ये यूज किया जाता है बाइनोमियल और पॉइजन के केस में। अब सेकंड है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या है, ये लेता है रेंज। आपको जब भी बताया है कॉन्टिन्यूस कभी भी आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, या आपको रेंज दे देता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट प्रिसीजन होता है। इनफाइनाइट प्रिसीजन मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू 1.9, तो इट कैन बी 1.91, इट कैन बी 1.912, इट कैन बी 1.9123, इट कैन बी 1.924 अप टू सो ऑन, कितने जा सकते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट प्रिसीजन। जैसे इसमें एग्जांपल सॉरी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेसिमल नंबर 1.5, 1.52, 1.523, 1.5234 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। ओके, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। कैसे, मैंने बोल दिया कि मेरे को 4.5 मिनट्स लगे, मैंने बोल दिया, दूसरे ने बोला मेरे को 4.53 मिनट्स लगे, किसी और ने बोल दिया मेरे को 4.531 मिनट्स लगे। तो ये अपनी वैल्यूज जो है डेसिमल पॉइंट वैल्यू तो सेम ही है 4.5 पर आगे जो इसकी इनफाइनाइट प्रिसीजन चल रही है वो क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस की रेंज। अब ये किस में यूज किया जाता है, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म में, एक्सपोनेंशियल्स में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताती हूँ, बड़ा सिंपल सा। योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब आप सोचोगे आपका मंथली जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो कैसे आता है, कॉन्टिन्यूस। कभी सोचा कैसे आता है, जैसे बोल दिया 1002 रुपए, 36, कभी भी हम डेसिमल के बाद इनको दोनों को साथ में नहीं बोलते, 36। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी वैल्यू लाइक 823.45 रुपीज आ गया, 1204.10 इतने रुपए आ गए, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज कि आपने कितना यूज किया। कभी नोटिस किया कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आता है, ऐसे ही आता है, कभी चेक करना एक बार। ठीक है, जैसे आपका वेदर आ गया, वो भी ऐसे आता है कि आज हमारा 3 पॉइंट तो नहीं आता, 35.4 था डिग्री, आज 35.49 डिग्री था, कभी नोटिस करना। ठीक है, द नंबर ऑफ अप्लायंसेस यू ओन इज डिस्क्रीट और इट कैन ओनली बी 1 2 3। और जितने भी, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि आपके घर में कितने टूल्स हैं, आपके घर में कितना एसी है, आप एक ही बोलोगे ना, आप तो नहीं बोलोगे 1.2 है, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें हमें पता चलता है कि हाउ डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस पॉसिबल आउटकम्स। हमें पता चलता है कि हमारा डेटा कैसे कितने डिफरेंट आउटकम्स में फैला हुआ है। नाउ इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ ऑल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर स्प्रेड, व्हिच वैल्यूज आर कॉमन, व्हिच आर रेयर एंड व्हाट शेप द डेटा टेक्स। आपकी लाइन समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं वो आती है नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन, यूनिफॉर्म एंड स्क्यूड। अब इसमें हम देखते हैं इनकी शेप क्या होती है, इनको कब यूज करते हैं, उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है। जो नॉर्मल होती है वो सिमेट्रिकल बेल कर्व्ड होती है। बेल कर्व्ड कैसी होती है, इस फॉर्म में, ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है, नेचुरल अकरिंग मेजरमेंट से होती है। ठीक है, जब भी आपको फॉर एग्जांपल इसको यूज करना है तो कब करोगे, जब आपके पास कोई नेचुरली चीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जैसे हाइट के केस में, एग्जाम स्कोर, आईक्यू स्कोर के हिसाब से आप इसको यूज करते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनोमियल। इसको हम यूज करते हैं बार चार्ट में, इसका मोस्टली रिप्रेजेंटेशन होता है बार चार्ट। ठीक है, जिससे आपके पास 2 आउटकम्स होती हैं लाइक दिस, और उनके बीच में स्पेस नहीं होता। करेक्ट। नाउ इसकी में क्या होता है, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास फिक्स ट्रायल्स होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि जो कॉइन टॉस होगा वो सिर्फ 4 टाइम्स होगा, तो ये मेरा क्या है, फिक्स टाइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेस एंड फेलियर वाला काम हो जाता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है पास फेल रेट, कॉइन फ्लिप रिजल्ट्स। करेक्ट। नेक्स्ट है पॉइजन। पॉइजन यूज होता है राइट स्क्यूड पीक, इसकी होती है राइट स्क्यूड। कैसे, राइट स्क्यूड कैसे होगी, यस। ठीक है, जिसकी टेल बहुत ज्यादा जिस साइड जाएगी वो हो जाएगा उसकी स्क्यूड साइड। नेक्स्ट है, ये कब यूज होता है, जब काउंट ऑफ इवेंट इन अ फिक्स टाइम पर स्पेस। मतलब जब मैंने बोल दिया कि अ पर्सन स्टेप्स 10,000, अ पर्सन वॉक्स फॉर 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, फॉर 10 किलोमीटर्स इन 1 आवर। करेक्ट। तो मैंने क्या दे दिया, टाइम दे दिया, साथ में फिक्स टाइम दे दिया किसी चीज के होने के लिए। तो ये होता है हमारा पॉइजन, जब आप टाइम एक फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कितने कॉल पर आवर आपको आए, एक्सीडेंट पर मंथ। करेक्ट। यूनिफॉर्म होता है एक फ्लैट रेक्टेंगल। ठीक है, जिसमें ऑल आउटकम्स इक्वली लाइकली, जैसे रोलिंग अ फेयर डाई, रैंडम नंबर जनरेशंस एंड स्क्यूड राइट। जो हमारा नेक्स्ट है ये होता है लॉन्ग टेल टू द राइट।
ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा विद लोअर बाउंड एंड रेयर लार्ज वैल्यूज, और इसमें जो एग्जांपल होता है वो होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, वेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल जो है वो बहुत अच्छा है, दैट व्हेन नेटफ्लिक्स मॉडल्स हाउ लॉन्ग यूजर्स वॉच बिफोर ड्रॉपिंग ऑफ, मतलब नेटफ्लिक्स एक मॉडल बनाता है कि कितने लोगों ने कौन सी मूवी कहाँ तक देखकर छोड़ दी, ठीक है। सो देन फाइंड्स इज फॉलो ऑन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मॉडलिंग स्टार रेटिंग, इट्स ऑफन बाय मॉडल चूजिंग द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोकन मॉडल, ओके करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जल्दी से कवर अप करेंगे बिकॉज इनमें कुछ ज्यादा इतना डिटेल में है नहीं, पर डिटेल में करना तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेल शेप्ड कर्व होती है, परफेक्टली जो है सिमेट्रिक कर्व होती है। इनमें जो होता है मीन, मोड और मीडियन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे, यहाँ पर जो आप शेप देखोगे, यहाँ पर जो तीनों चीजें होती हैं ये इक्वल होती हैं इसी पॉइंट पे आके, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। आपको स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ सुनने को ही नहीं मिलेगा, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, द 68, 95 एंड 99.7 रूल क्या है, इसमें 68% ऑफ डेटा फॉल विद इन 1 sigma of the mean, 95% with 2 sigma and 99.7% with 3 sigma. Sorry, this rule applies to any normally distributed data set. अभी आपको समझ नहीं आएगा बट ये आप समझ लो बस, ठीक है। Now why it matters, क्यों, बिकॉज ये टेस्ट स्कोर में हेल्प करता है, हाइट डिफाइन करने में हेल्प करता है, मेजरमेंट एरर में डिफाइन करता है, स्टॉक रिटर्न्स में हेल्प करता है, मेनी नेचुरल फिनोमिना ऑल फॉलो आर अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो कनेक्शन है Z स्कोर के साथ, इट इज वेरी सिंपल, दैट एवरी वैल्यू इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ Z स्कोर में। जो भी वैल्यू हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं Z स्कोर में, अलाउइंग अस टू कैलकुलेट एग्जैक्ट परसेंटेजेस एंड कंपेयर अक्रॉस डेटा सेट, ओके। और ये आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, सिंपल ऊपर वाले का ही इसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, जिसको हम n बोलते हैं। कि मैंने बोल दिया कि आज जो है आपको डाई जो है वो सिर्फ 2 बार रोल करनी है, तो 2 क्या मेरा हो गया फिक्स ट्रायल, ठीक है। जैसे इफ ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर, द प्रोबेबिलिटी p स्टेज कांस्टेंट ईच टाइम। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत सिंपल होता है। वो कैसे होता है, अब हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n c k। अब आपको लगेगा यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, बट नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू p रेज़ टू पावर k इनटू 1 माइनस p रेज़ टू पावर n माइनस k। ये आपका बन गया फॉर्मूला फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर जो ये n c k है, ये c n k है, ये है आपके नंबर ऑफ वेज टू चूज k सक्सेसेस फ्रॉम n ट्रायल्स, करेक्ट। जिसमें मैंने बोल दिया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मेरे को 2 बार क्या करना है, टोस्ट करना है डाई, बट मैंने बोल दिया मुझे सिर्फ एक डाई को टोस्ट करते हुए उसकी वैल्यू चाहिए, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। अब मीन ऑफ बायनोमियल क्या होता है, जो फॉर्मूला रहता है मीन के लिए, अगर आपको मीन डायरेक्टली निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको n जो है जो आपके पास ट्रायल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट है 70% चांस ऑफ पासिंग ईच मॉडल, n इज इक्वल टू 8, आपके पास n 8 है, एक्सपेक्टेड नंबर कितना आ गया आपके पास 8 इंटू 0.7, बिकॉज आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 70%। 70% को आप नॉर्मली लिख सकते हो 70/100 विच इज इक्वल टू 0.7, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5.6। अब रियल वर्ल्ड यूजेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल, कन्वर्जन रेट्स, मेडिकल ट्रायल्स, इनमें लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो। एज एन ई कॉमर्स साइट हैज 3% कन्वर्जन रेट, इफ 200 पीपल विजिट, binomial tells us the probability of exactly getting 8 purchases, which is approximately 11%, and the expected value is to purchase. This drives ad spend decisions, okay. Now the next thing that we have is Poisson and uniform distribution. So ये क्या है कि these two very different but equally useful distributions, Poisson for counting events over time per space, यूनिफॉर्म फॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, आपको पहले बता चुकी हूँ। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है तब जब हमारे पास ये होता है कि हमें टाइम दिया होता है, किसी भी चीज की एग्जैक्टली स्पेस दिया होता है।
सो इसमें क्या है, इसको यूज केसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट ऑफ रैंडम इवेंट्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। इसमें जो हमारा की पैरामीटर होता है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ आपका नाम कौन है, राम। अब आप राम तो हो, पर राम को जस्टिफाई क्यों करना है, मेल, करेक्ट। राम कौन है, एक लड़का है, ठीक है, लड़की को तो नहीं हो सकता। तो जो चीज डिफाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं उसको पैरामीटर। तो पॉइजन को जो डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है लैम्डा। हम लैम्डा को अगर लैम्डा लिखे तो हम इसको बोल देते हैं कि हाँ लैम्डा जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। अब लैम्डा जो होता है उसका सिंपल फॉर्मूला होता है विच इज एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, वो होता है P x इज इक्वल टू K विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा रेज टू पावर K डिवाइडेड बाय K फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो इसमें जो मीन होता है वो सिंपल क्या होता है, जो आपका मीन होता है उसको सिंपली आपको लिखना होता है लैम्डा। मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू है लैम्डा की, ये वाली वैल्यू है ऑलरेडी, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो मेरा मीन की वैल्यू है लैम्डा, करेक्ट। नाउ इसका एग्जांपल होता है रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल इमरजेंसीज पर आवर मींस एक घंटे में कितनी हॉस्पिटल इमरजेंसीज आई हैं। अगर आपके पास 4 आई हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 मींस एवरेज जो है आपकी 4 एक घंटे में, एक घंटे की 4 है, करेक्ट। नाउ इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ऑल आउटकम्स हैव एग्जैक्टली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। इसमें क्या है, सभी को इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है उसकी अकर होने की। फॉर एग्जांपल ए और बी के हैं आपके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहता है आपका, जो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x होती है इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए। इसमें क्या होता है, जो आपकी बड़ी वैल्यू होती है उससे छोटी वैल्यू की जो माइनस हो जाती है और उसका क्या हो जाता है फिर 1 बाय डिवाइड हो जाता है, मीन्स वो डिनोमिनेटर में रहकर डिवाइड हो जाती है 1 से। अब इसमें जो होता है मीन का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है a प्लस बी बाय 2, ठीक है। और एग्जांपल है जैसे रोलिंग अ फेयर डाई, कोई भी डाई आपने रोल किया, आपने डाई को फॉर एग्जांपल आपने डाई को रोल किया, आपको पता है जो डाई होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 6, ठीक है। उसमें वैल्यूज में कितने होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। मैंने बोल दिया हर किसी की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। एक भी तो एक बार आएगा ना पूरे इसमें, 2 भी एक बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा, 4 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, 6 भी एक बार आएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को ऐड करोगे तो आप नोटिस करोगे इट इज 1, क्योंकि 6/6 इज इक्वल टू कितना हो जाती है 1। तो अगर आपका 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू करेक्ट है, करेक्ट। तो आप एग्जांपल देख सकते हो दैट ऑल call center uses Poisson distribution to predict how many customer calls will arrive per hour. Lambda is equal to 50. This directly determines how many staff to schedule. Understaffing means wait times, overstaffing means waste cost. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर में इतना पता है वो हमेशा यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि उनकी एक घंटे में 10 कॉल्स आनी है तो वो उस हिसाब से 10 लोगों को इम्प्लीमेंट करेंगी हर एक घंटे में कि हाँ आपको 10 लोगों को तो अवेलेबल होना ही है, बिकॉज हमारी जो एवरेज जो लोग हैं जो हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 है। तो वो अगर 10 से ज्यादा लोगों को रख देती है बाई चांस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज ना करेगी तो उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। अगर वो 10 लोगों से कम रख देती है तो मे बी उनकी तो क्या होगा मुझे बताओ, क्योंकि लोगों की वो बढ़ेगी बिकॉज उनके पास ओवर टाइम हो जाएगा, उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारा काम होगा। तो ये चीज को नेग्लेक्ट करते हुए ये सब चीजें यूज की जाती हैं रियल लाइफ वर्ल्ड में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज जेड स्कोर कॉन्सेप्ट। तो जेड स्कोर कंसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जिसमें क्या होता है x आपकी क्या होती है वैल्यू होती है, म्यू आपका मीन होता है, सिग्मा होता है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो रिजल्ट क्या बताता है आपको, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस द वैल्यू इज फ्रॉम द मीन, मीन्स जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है। तो z अगर 0 आता है सो मीन्स द वैल्यू इज द मीन, बट अगर आपकी वैल्यू +2 आती है तो मीन्स वैल्यू इज 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन, एंड अगर आपकी -1.5 आती है सो मीन्स 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, ठीक। तो क्या करता है जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेस डिफरेंट डेटा सेट्स टू द सेम स्केल सो यू कैन कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। अ टेस्ट स्कोर ऑफ 18 इज वन क्लास वर्सेस 80 इन अनदर मीन्स नथिंग विदाउट जेड स्कोर, करेक्ट, सिंपल है। की z स्कोर थ्रेशोल्ड मींस अगर आपका मोड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है विच इज अनयूजुअल आउटसाइड 95% ऑफ डेटा, अगर आपका ग्रेटर देन 3 है तो मींस इट इज एक्सट्रीमली आउटलायर,
करेक्ट। नाउ आउटसाइड 99.7% ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल यहाँ पर है कि अ स्टूडेंट स्कोर 80 इन मैथ्स और क्लास मीन है उसका 70 और सिग्मा है 5, मींस z इज इक्वल टू 80 माइनस 70 डिवाइड बाय 5। हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई 2, मतलब टॉप 2.3% ऑफ क्लास। सेम स्टूडेंट स्कोर 75 इन साइंस, मीन हो उसका 65 और 15। तो इसका मतलब है ओनली 25% z स्कोर रिवील द मैथ स्कोर इज फार फ्रॉम मोर इम्प्रेसिव। सो ये है हमारा z स्कोर का कंसेप्ट, ठीक है, इजी है, कोई डाउट होगा प्लीज बच्चों पूछ लेना, ठीक है। So now the next topic that we have is sampling and inferential statistics. ये क्या है? यूजिंग सैम्पल्स टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन से आने वाले जो भी कंक्लूजन्स है उनको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स का, बिकॉज आपने सुना भी होगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और सैम्पलिंग जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं। पहला है हमारा सैम्पलिंग एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द डेटा यू हैव। ये क्या करता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेटा क्या है उसको डिस्क्राइब करती है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज आपको प्रोवाइड की गई है, क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज नहीं है। बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूजेस दैट डेटा टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट अ लार्जर पॉपुलेशन यू हैवंट फुली ऑब्जर्व। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो बता देती है कि डेटा में क्या है क्या नहीं है, बट उससे आने वाले आगे कंक्लूजन्स की क्या उससे हम इनसाइट्स निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आ सकता है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज में उसको बना सकते हैं, ये सब कौन करता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और तब जब हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और हमें उसको मतलब एक तरीके का उसको फुली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम उसको फुल्ली एक तरीके से एक टाइम पे उसको देख नहीं पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। The core process take a representative sample, measure it, use statistical methods, make inferences, educated estimates about the full population। ये तो मेनली एक प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि जब भी हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन से लिया गया उतना सा सैंपल जो आपकी पॉपुलेशन को पूरा डिस्क्राइब कर सके, कि मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन में, तो आपने सैंपल जो लिया उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पॉपुलेशन की है। तो उसके बाद आप उसको मेजर करते हो, उसके बाद आप उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हो, उसके बाद उसमें से इन्फरेंसेस बनाते हो, मींस एजुकेटेड एस्टिमेट, मींस उससे होने वाले जो एस्टिमेट हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं वो आप बनाते हो। उसके बाद क्रिटिकल एजम्पशन क्या होती है कि योर सैंपल मस्ट बी रैंडम एंड रिप्रेजेंटेटिव। अ बाइस्ड सैंपल प्रोड्यूसेस बाइस्ड कंक्लूजंस, नो अमाउंट ऑफ मैथ कैन फिक्स दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज टू मेन इन्फ्रेंशियल टूल्स है हमारे पास। एक आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि है एस्टिमेट अ रेंज फॉर अ पैरामीटर। जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी रेंज को क्या करता है? एस्टिमेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्ट जो कि करता है डिसाइड वेदर अ क्लेम इज स्टैटिस्टिकली सपोर्टेड, मतलब जो क्लेम हमने निकाला है, जो रिजल्ट निकाला है हमने, वो स्टैटिस्टिकली ठीक है या नहीं है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स हैज 230 मिलियन सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड। नेटफ्लिक्स के पास 230 मिलियन क्या है? सब्सक्राइबर है। दे डोंट सर्वे ऑल 230 मिलियन। अब वो 230 मिलियन को सर्वे तो नहीं करता रहेगा कि वो बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एक सैंपल लेते हैं जिसमें 10,000 से 50,000 यूजर्स वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, रन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड मेक कंटेंट डिसीजन दैट अफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। फिर वो क्या करते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स चलाते हैं जिससे वो क्या करते हैं? आपके ओवरऑल जितने भी लोग हैं उन सभी पे क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। मीन्स इन 10 से 50,000 लोगों को टेस्ट करने के बाद, सर्वे करने के बाद जो चीज उसमें अप्लाई की जा रही है वो ओवरऑल पूरे में अप्लाई करी जा रही है। बिकॉज अगर आपने 10 से 50,000 में कर दी तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर इसमें मैटर कर रही है तो ओवरऑल पूरे आपकी पॉपुलेशन पे भी मैटर करेगी। नाउ दिस मैथ इज सॉलिड बिकॉज द सैम्पलिंग इज रिगरस। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव दिस सैम्पलिंग मेथड। अब आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। सो ये सैम्पलिंग मेथड्स क्या है? द मेथड यू सी टू कलेक्ट योर सैंपल डिटरमाइंस हाउ रिलायबल योर रेफरेंस विल बी। इसमें क्या है कि ये जो मेथड है ये आपको हेल्प करता है कि आपको अपने सैंपल्स को कैसे सिलेक्ट करना है ताकि आपकी जो इन्फरेंस है वो करेक्टली अप्लाइड की जाए और आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट आए। अगर आपकी जो सैम्पलिंग है वो पुअर होगी तो आपके क्या आएंगे? बाइस्ड रिजल्ट आएंगे। बाइस्ड का मतलब होता है थोड़े भेदभाव वाले आएंगे, मतलब जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है आप किसी अच्छे रिजल्ट की तो वो नहीं आ पाएगा।
अगर नो मैटर हाउ लार्जर योर सैंपल इज, मतलब चाहे आपका लार्ज कितना भी सैंपल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी सैम्पलिंग गलत मेथड से हो गई या सैम्पलिंग पुअर है तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान होने के और बहुत ज्यादा भेदभाव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेथड्स हैं, यहाँ पर कैसे वो वर्क करता है और किस लिए वो ज्यादा यूजफुल है और उसका मेन रिस्क क्या है। तो पहला है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, मतलब जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 लोग हैं तो हर 100 लोग में हर किसी एक इंसान का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। ये हेल्पफुल है सबसे किसी के लिए जब हमारे पास स्मॉल और असेसिबल पॉपुलेशन है। स्मॉल और असेसिबल मतलब छोटी पॉपुलेशन हो, जैसे 100 लोग हो गए। असेसिबल मीन्स अगर 1000 भी लोग होते तो 1000 लोगों को आप कैसे मैनेज कर पाते हो, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रिस्क यहाँ पे क्या है, मे एक्सीडेंटली मिस इम्पोर्टेंट सब ग्रुप्स। ये किस लिए है कि कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली जो ग्रुप होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उन केसेस में ये वाला जो सैम्पलिंग है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये क्या करता है, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, अगर आपके पास 1000 लोग हैं तो ये छोटे छोटे क्या कर देगा, 200 फॉर एग्जांपल 200 के ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर देगा और ये ग्रुप्स क्या होंगे, हमारे स्ट्रेटा। अब ये क्या है, ये बेस्ट किसके लिए है, जब पॉपुलेशन विद डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, मतलब डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मींस उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे एज आ गया, जेंडर आ गया, रीजन आ गया, एड्रेस आ गया, उनका सीरियल नंबर आ गया, सब कुछ इंफॉर्मेशन आती है। तो उस चीज को डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसका मेन रिस्क जो है ये है, नीड प्रायर नॉलेज ऑफ ग्रुप बाउंड्रीज, मतलब जो भी आपके ग्रुप्स है उनकी आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है प्रायर, पहले से। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिलेक्ट एवरी nth मेंबर फ्रॉम एन ऑर्डर्ड लिस्ट, मींस जो भी आपके जो nth मेंबर है वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट में से सिलेक्ट किए जाते हैं। ये बेस्ट है फॉर लार्ज डेटाबेसेस एंड लिस्ट। उसके बाद जो मेन रिस्क है, इफ लिस्ट हैज अ पीरियोडिक पैटर्न इंट्रोड्यूसेस बायस। नेक्स्ट है आपके पास क्लस्टर। ये थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे क्लस्टर्स में, रैंडमली सिलेक्ट एंटायर क्लस्टर। रैंडमली क्या करता है, ओवरऑल सारे ही पॉपुलेशन जो या क्लस्टर्स है उनको सिलेक्ट कर लेता है। ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए है, बेस्ट किसके लिए है, ज्योग्राफिकली स्प्रेड पॉपुलेशंस के लिए। इसका मेन रिस्क जो है वो ये है कि क्लस्टर्स में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। नेक्स्ट आता है आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये है सैंपल हुएवर इज मोस्ट इजिली, ये यूज किया जाता है क्विक प्रीलिमिनरी स्टडीज ओनली, और इसका जो मेन रिस्क रहता है वो हाईली बाइज्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कि एनसीईआरटी जो स्टडी है हमारी, ठीक है, एनसीईआरटी स्टडी और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हमने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस देखे कि जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी उसमें क्या है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। देखो इंडिया है हमारे पास, इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है। अब जो ये इंडिया है ये छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड है, जो छोटी सी नहीं, कोई बड़ी है, कोई उससे ज्यादा बड़ी है। तो उसने क्या है, देन स्कूल्स आर चूजन फ्रॉम ईच स्टेट, फिर वैसे ही हर एक स्टेट से कुछ स्कूल चूज किए जाते हैं, वो है हमारे स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, क्लस्टर के अंदर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आती है, याद रखना। देन स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड विच इज रैंडम। This multi-stage approach ensures every region and school type is fairly represented. इससे क्या होता है कि हमारे जो हर एक स्कूल है, हर एक जो रीजन है, हर एक जो कह सकते हैं अप्रोच है वो इक्वली कलेक्ट की जा रही है और इक्वली मतलब प्रिडिक्ट की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है कि इमेजिन टेकिंग 1000 डिफरेंट रैंडम सैंपल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल, नाउ प्लॉट ऑल 1000 of those mean, this is called the sampling distribution of the mean. नेक्स्ट है हमारे पास इसी की प्रॉपर्टी क्या है, दैट मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, द ट्रू पॉपुलेशन मीन के। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंटर्ड ऑन द ट्रूथ। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर विच इज SE, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। दिस मेजर्स हाउ मच सैंपल मीन्स वेरी लार्ज सैंपल साइज। अगर आपका सैंपल साइज मीन्स अगर आपका सैंपल का साइज ही ज्यादा है उस केस में स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर आता है, योर सैंपल मीन इज मोर प्रिसाइज एस्टिमेट। ये सबसे ज्यादा मैटर क्यों करता है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हाउ रोंग आवर सैंपल एस्टिमेट माइट बी। ये क्यों होता है, क्योंकि ये हमें बता देता है कि आपका अगर आपका सैंपल का एस्टिमेट कितना गलत हो सकता है और कितना ज्यादा गलत हो सकता है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, नाउ मेजर एवरेज हाइट टेक्स 1000 samples of 50 Indians each. Record the mean from each sample. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल
1000 सैंपल्स है ऑफ ईच 50 इंडियंस का, ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं उनके मीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं फॉर ईच सैंपल. यू विल गेट अ नियर परफेक्ट बेल कर्व ऑफ सैंपल मीन सेंटर्ड अराउंड 165 सेंटीमीटर. देन बेल कर्व इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट गेट नैरोड एज सैंपल साइज ग्रोथ. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ऐसी आती है कि नॉर्मली जो भी हाइट है वो ऐसी जाएगी, कहीं ना कहीं वो 165 पे मीट करेगी सबसे हाईएस्ट वाली पे, उसके बाद वो डाउन होती जाएगी. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. बहुत सिंपल है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज करता है, नॉर्मली आपका सैंपल साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन शेप. This works even if the original data is skewed, uniform or bimodal. As long as n is large enough, sample means will be normally distributed. Why CLT is revolutionary? It means we can use the normal distributions property and z-scores to make inference about almost any population. So CLT is the mathematical foundation behind the hypothesis testing, confidence interval and most of the classical statistics. Correct? Now this is the example for you. Very simple. You can just read it and it will be clear for you. किसी को doubt आता है please वो नीचे comment section में पूछ लेना. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो इसमें क्या है कि अ कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स अस अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट वी बिलीव विद द स्टेटेड लेवल ऑफ सर्टेनिटी कंटेन्स द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर. करेक्ट. अब कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में कॉन्फिडेंस लेवल्स आते हैं कि आपकी किस बात के लिए आप कितने ज्यादा श्योर हो. जैसे 90% CI, 95% CI और 95% CL जो है वो आपका क्या रहता है, मोस्ट कॉमन रहता है, और 99 CL आपका 99% कॉन्फिडेंस लेवल. अब इसका क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है, Z प्लस की वैल्यू होती है 1.645, Z स्टार की होती है 1.960 और इसकी 2.576. आप ये ध्यान में भी रख सकते हो, आप इसको मतलब रिमेम्बर कर सकते हो बिकॉज इतना कुछ टफ है नहीं. इसका मीनिंग होता है कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू वैल्यू इज इन दिस रेंज. इसका मतलब होता है कि मैं 95% श्योर हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो इसके इतनी अप्रोक्सीमेटली है. ठीक है. We are 99% confident that the true value is in this range. Okay. अब width trade-off क्या है कि narrower, less certainty but more precise. The standard balance of precision and certainty. Very wide, safer but less usual in practice. Okay. Now, next thing that we have is margin of error. Margin of error भी एक बहुत सिंपल सा है जिसमें हम Z score की यूज करते हैं into multiply by sigma the root of n. इट इज द प्लस माइनस वैल्यू इन योर एस्टिमेट. ये प्लस माइनस की वैल्यू है जिसमें एग्जांपल है फॉर एग्जांपल 52% प्लस माइनस 3%. मीन द ट्रू वैल्यू इज लाइकली बिटवीन 49% एंड 55. कैसे? अब आपने नोटिस किया 52% प्लस माइनस 3%, मतलब अगर मैं 52% को प्लस कर देती हूँ 3% के साथ, ये बन जाता है 55%, और अगर मैं 3 को माइनस कर देती हूँ बिकॉज हमारे पास 2 साइन है तो ये कितना बन जाता है 49. सो अगर आपकी छोटी वैल्यू 49 है तो आपकी वैल्यू मतलब 49% और 55% के बीच में लाई कर रही है, वो होता है आपका मार्जिन ऑफ एरर. अब ये जो मार्जिन ऑफ एरर है इट श्रिंक्स एज सैंपल साइज एंड इंक्रीजेस बट नॉट लीनियरली. ठीक है. टू हाफ द मार्जिन ऑफ एरर यू नीड टू क्वाड्रपल योर सैंपल साइज. क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम इनटू योर सैंपल साइज. ओके. डिमिनिशिंग रिटर्न्स. हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल, जितना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा, MOE विच इज मार्जिन ऑफ एरर. यू आर क्लेमिंग मोर सर्टेनिटी सो यू नीड अ वाइडर सेफ्टी नेट. Next thing that we have is margin of error is critical in business, like a survey with MOE margin of error plus minus 10% tell you almost nothing. A well designed survey with MOE which is equal to plus minus 2% gives your actionable insights. ठीक है. अब ये था, नीचे आपके एग्जाम्पल है, आप ये पढ़ सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट है अब आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प करता है टेस्टिंग क्लेम्स एंड डिसीजंस यूजिंग डेटा एंड प्रोबेबिलिटी. तो देख सकते हो ये है इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अ फॉर्मल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू डिसाइड वेदर अ क्लेम अबाउट अ पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय सैंपल डेटा और वेदर द रिजल्ट इज जस्ट ड्यू टू रैंडम चांस. मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये हेल्प करता है कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो सपोर्ट किया गया है सैंपल डेटा के थ्रू या जस्ट ऐसे रैंडम चांस के थ्रू वो डेटा आ गया है. सो थिंक ऑफ इट लाइक अ कोर्ट ट्रायल. कोर्ट ट्रायल के हिसाब से वो एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द डिफेंडेंट इज इनोसेंट. मतलब आप ये सोच के बैठे
करते हो कि जो दूसरा इंसान आपके मतलब आप मतलब जो है डिफेंडेंट है वो क्या है, इनोसेंट है। यू ओनली कन्विक्ट मीन्स आप क्या करते हो, इफ द एविडेंस इज ओवरवेलिंग स्ट्रॉन्ग। तो आपके पास कुछ प्रोसेस रहते हैं। पहली बात क्या करते हो कि आप क्या करते हो, स्टेट करते हो कि वो इनोसेंट है या नहीं। सेकंड करते हो मे बी वो इनोसेंट नहीं भी है। उसके बाद आप एक सिग्निफिकेंस लेवल चूज करते हो, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करते हो, उसके बाद अपना डिसीजन क्या करते हो, बनाते हो। ये होता है, ये यूज्ड हर जगह होता है, लाइक ए बी टेस्टिंग इन टेक्निकल, ड्रग ट्रायल इन मेडिसिन, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन एंड डेटा साइंस। जैसे स्विगी टेस्ट करता है न्यू ऐप डिजाइन। अगर स्विगी चाहता है कि मैं अपना नई ऐप डिजाइन बनाना चाहता हूँ, तो पहली बात तो यह है कि न्यू डिजाइन हैज नो इफेक्ट ऑन ऑर्डर रेट। मतलब अगर मैं न्यू डिजाइन बना भी देता हूँ, उससे मेरे जो ऑर्डर्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दे रन द टेस्ट ऑन 1 लाख यूजर्स। वो क्या करते हैं, ऐसा सोच के कि हाँ उनकी ऐप ऐप का लोगो चेंज करने से या डिजाइन चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं 1 लाख यूजर्स के ऊपर। सो इसकी पी वैल्यू जो आती है वो मोस्ट प्रोबेबली, अभी आपको पी वैल्यू के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। अगर बाई चांस वो 0.02 आती है विच इज लेस देन 0.05, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करने पड़ेगा एच नोड को, मतलब इस डिजाइन को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू डिजाइन स्टैटिस्टिकली इंक्रीज ऑर्डर्स, रोल इट आउट टू ऑल यूजर्स। मतलब आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज आपके न्यू डिजाइन की वजह से स्टैटिस्टिकली जो आपके ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम डिफरेंस बता रहे हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच। एवरी हाइपोथेसिस जस्ट स्टार्ट विद डिफाइनिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर टेस्टिंग। जैसे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, डिफॉल्ट असम्पशन होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंशिएशन है, डेफिनेशन है। पहली बात तो ये है कि एच नॉट क्या है, आपकी नल हाइपोथेसिस जिसमें कोई भी इफेक्ट, कोई भी डिफरेंस, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। बट H1 में क्या होता है, उसमें एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, एक डिफरेंस होता है और रिलेशनशिप भी होता है। जो अजम्पशन होती है वो एच नोट में ये होती है कि यस वी ऑलवेज स्टार्ट बाय अज्यूमिंग एच नोट इज ट्रू, कि हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कि एच नोट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। बट मतलब नल हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट है, बट इस केस में हम ये सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ डेटा को सपोर्ट करते हैं। गोल क्या रहता है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के केस में कि वी ट्राई टू फाइंड इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट इट। हम बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं ताकि हम इसको रिजेक्ट कर पाए। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का केस अलग है, वो क्या करता है, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस इज ट्रू, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि इफ वी रिजेक्ट एच नोट, मतलब अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट H1 एज स्टैटिस्टिकली सपोर्टेड। बट अल्टरनेटिव के केस में कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ब्लैक। बिजनेस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस की, तो ये है न्यू एड कैंपेन हैज नो इफेक्ट ऑन सेल्स। मतलब अगर आप नई कोई एडवर्टीजमेंट किसी कैंपेन की चलाते हो, उससे आपकी सेल्स में कोई फर्क नहीं आया, मतलब उसका एक तरीके का जीरो ही हो गया। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि न्यू एड कैंपेन की वजह से आपकी सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 5% हो गई। मतलब जो आपकी ऑलरेडी सेल्स आती थी उसमें 5% और एक्स्ट्रा आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। और मेडिकल अगर एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। मतलब ड्रग्स को लेने के अलावा भी, मतलब लेने के बाद भी आपके ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं है। बट अल्टरनेटिव के केस में ये है कि जो ड्रग सिग्निफिकेंटली क्या है, रिड्यूस कर देता है आपके ब्लड प्रेशर को। तो वही चीज बताई गई है कि अगर किसी चीज का किसी चीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो किस पे आ रहा है, हमारे नल हाइपोथेसिस में। बट अगर वो चीज किसी को अफेक्ट कर रही है, कुछ चेंज ला रही है, कोई डिफरेंस ला रही है, उसका कोई किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो वो किस में आ रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। जैसे Amazon टेस्ट अ न्यू चेकआउट बटन, एच नोट मीन्स ऑरेंज बटन प्रोड्यूसेस सेम क्लिक रेट एज ब्लू बटन। मतलब उन्होंने 2 बटन्स बनाए, तो उसमें क्या है कि जो ब्लू बटन में जितने उनकी क्लिक्स आते थे उतने ही ऑरेंज में आ रहे हैं। सो आफ्टर टेस्टिंग ऑन 500K यूजर्स, जो पी है वो क्या आया, लेस देन 0.001। तो मतलब उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया एच नोट को, जिसमें ऑरेंज बटन इज स्टैटिस्टिकली बेटर, चेंज इज आउट, रोल्ड आउट परमानेंटली। नाउ यहाँ पे क्या है कि पी वैल्यू कैसे एक्सप्लेन की गई है, पी वैल्यू का मतलब क्या होता है। पी वैल्यू आंसर्स वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। वो क्या होता है कि इफ एच नॉट वर ट्रू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग रिजल्ट दिस एक्सट्रीम और मोर एक्सट्रीम जस्ट बाय चांस। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखते हैं कि पी वैल्यूज की रेंज जाती है कि पी अगर ग्रेटर देन है 0.10 से, अगर वो इन दोनों के बीच में है 0.05 से लेकर 0.10 के बीच में, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन रहेगी। अगर वो 0.01 से लेकर 0.05 के लेस देन और इक्वल टू रहता, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी। अगर पी लेस देन इक्वल टू 0.01
0.001 है तब उसकी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, और जब वो 0.001 के है तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो P जो है वो ग्रेटर देन 0.10 के है तो इसका मतलब वो वीक है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है अगेंस्ट H0, मीन्स इट फेल्स टू रिजेक्ट H0, रिजल्ट में बी ड्यू टू चांस। सेम है इसके लिए, मार्जिनल एविडेंस है, बॉर्डर लाइन रिजल्ट है, फेल टू रिजेक्ट H0 इंक्लूसिव। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट एविडेंस अगेंस्ट H0, ये क्या कर देता है, रिजेक्ट H0 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट H0, स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट H0, ये क्या वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट H0 एंड ये क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट H0। ओके, और ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सिंपल सा है, आप देख सकते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो प्लीज नीचे मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ लेना, अपने डाउट्स मत रखना। अब यहाँ क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं जो कि है हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, आपके एरर्स हैं जिससे इवन विद परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स वी कैन स्टिल मेक रॉन्ग डिसीजन। मतलब अगर आपके पास परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स होने के बाद भी आप कभी कभी अपने रॉन्ग डिसीजन मेक कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग दीज 2 एरर्स टाइप इज क्रिटिकल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जैसे H0 इज एक्चुअली ट्रू और H0 इज एक्चुअली फॉल्स। इस केस में क्या है कि हम जब वी रिजेक्ट H0, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी वो नहीं बिका, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपका H0 क्या हो गया, फेल हो गया। प्रोडक्ट अच्छा है बट फिर भी नहीं बिका, तो वो क्या है, उस केस में क्या हो जाएगा, H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा ना होते हुए भी वो बिक गया, सो वी फेल टू रिजेक्ट H0। ये है आपके 2 टाइप ऑफ एरर। टाइप 1 में ये है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट वो नहीं बिका, दिस इज नोन ए टाइप 1 एरर। इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ये दिमाग में रहेगा हमेशा। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपकी सब्जी अच्छी नहीं है बट फिर भी वो बिक गई, वो है टाइप 2 एरर। जैसे टाइप 1 इन मेडिसिन, अप्रूविंग एन इनइफेक्टिव ड्रग कॉस्ट पेशेंट हार्म प्लस वेस्टेड मनी। टाइप 2 का मतलब है इन मेडिसिन रिजेक्टेड एन इफेक्टिव ड्रग कोस्ट पेशेंट हु कुड हैव बीन क्योर डू नॉट गेट ट्रीटमेंट। देखो टाइप 1 का मतलब है कि अप्रूविंग एंड इनफेक्टेड, मतलब अप्रूव कर दिया कि जो गंदी दवाई थी उसको अप्रूव कर दिया, जो कि इंसान को बीमार भी कर सकती थी और पैसे भी वेस्ट करवा सकती थी। सॉरी, यहाँ पर आपको एक चीज वाइस वर्सा करनी है। टाइप 1 में ये होगा कि आपकी जो गंदी सब्जी थी वो बिक गई, उसको हम टाइप 1 में रखेंगे। और जो सब्जी आपकी अच्छी होते हुए भी नहीं बिकी, या आपके पास एप्पल्स थे, आपके पास मैंगोज थे, बहुत अच्छे एप्पल्स थे बट किसी ने नहीं खरीदे, वो आ गया आपके टाइप 2 एरर में। और आपके एप्पल गंदे होते हुए भी बिक गए, वो आपके टाइप 1 एरर में है। तो यही सेम चीज यहाँ पे है कि टाइप 2 इन मेडिसिन का मतलब ये है कि किसी ने रिजेक्ट कर दी इफेक्टिव ड्रग जिसके लिए कॉस्ट क्या थी कि पेशेंट जो है वो क्योर हो सकता था हमेशा के लिए उस ट्रीटमेंट से। Correct? So this is how 2 different things work in real life as well. Next thing that we have is Z-test. So Z-test क्या है? Compares a sample mean to a known population mean. Use it when sample size is large. मतलब sample size जब हमारा बहुत large होगा, greater than equal to 30, ये हमेशा एक वैल्यू रहती है फिक्स्ड कि आपका जो सैम्पल साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो उस केस में आप जेड टेस्ट यूज करना। एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इज नोन, और अगर आपकी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन मीन सिग्मा अगर आपको पता है तो उस केस में आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला। इसमें क्या है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस न्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, जहां पर एक्स बार क्या है आपका सैंपल मीन, ये म्यू क्या है आपका पॉपुलेशन मीन, सिग्मा है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन और n क्या है आपका सैंपल साइज। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है। किसी को नहीं भी पता होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या है डिसीजन रूल कि इफ अगर आपका z जो है उसका मोड जो है, मोड इन द सेंस कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, अगर बाई चांस -1 आती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स 1 पे। अगर बच्चों ये सोच रहे हो कि आपकी +1 में है तो वो -1 कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, मोड जो है वो सिर्फ आपकी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कन्वर्ट करता है, ना कि पॉजिटिव को नेगेटिव में। ये कभी नहीं होता, सिर्फ वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 है तो मतलब वो क्या है 95% कॉन्फिडेंस है, उस केस में हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे H0 को, जिसको नल हाइपोथेसिस को। बट अगर आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2.576 है, वी रिजेक्ट एट 99% कॉन्फिडेंस। करेक्ट। नाउ वन टेल टेस्ट क्या होता है, टेस्टिंग इफ मीन इज स्पेसिफिकली हायर और लोअर। टू टेल टेस्ट होता है कि टेस्टिंग इफ मीन इज सिंपली डिफरेंट इन आइदर डायरेक्शंस। करेक्ट, ये एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो। नाउ
नेक्स्ट है हमारे पास टी टेस्ट। ये टी टेस्ट इज यूज व्हेन, ये तब यूज किया जाता है, देखो जेड टेस्ट मैंने कब बताया कि जेड कब यूज होता है, जब आपकी सैंपल साइज जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होती है। टी टेस्ट आप तब यूज करते हो जब आपका सैंपल जो है वो लेस देन 30 होता है, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता होती है, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप उस केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो विच हैज हायर टेस्ट देन नॉर्मल टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर टी टेस्ट टाइप है, कहाँ पर यूज करना है, क्या कंपेयर करता है, और इसका एग्जांपल भी है। वन सैंपल टी टेस्ट क्या है, वो कंपेयर करता है एक सैंपल मीन को टू अ नोन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, और ये क्या कंपेयर करता है, सैंपल मीन वर्सेस फिक्स्ड वैल्यू को। एग्जांपल की बात है कि इज द एवरेज डिलीवरी टाइम इज इक्वल टू 3 days सैंपल ऑफ 20। टू सैंपल का है, कंपेयर मीन्स ऑफ टू कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप ए मीन का और ग्रुप बी के मीन का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वो आ रहा है टू सैंपल का। डू मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट एवरेज सैलरीज, देख सकते हो दोनों ही क्या है, एक ओपोनेंट ठीक ठाक है। ठीक है, नेक्स्ट है पेयर टी टेस्ट, कंपेयरिंग द सेम ग्रुप मेजर्ड एट टू डिफरेंट टाइम्स, जैसे बिफोर वर्सेस आफ्टर फॉर द सेम सब्जेक्ट। करेक्ट, ब्लड प्रेशर बिफोर वर्सेस आफ्टर 4 weeks ऑफ मेडिकेशन। ये बहुत सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल जो आपको हर चीज को, स्टैटिस्टिक्स को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ये जिम क्लेम वाला, ये भी आप पढ़ सकते हो, इजी है। ठीक है, हर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। तो ये क्या है कि हाउ स्टैटिस्टिक्स पावर्स एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कैसे ये हेल्प करता है। पहली बात तो ये है कि एवरी स्टेप ऑफ द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, कि जब भी हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में काम करते हैं उसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स के ऊपर। सो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मशीन लर्निंग, इट इज द फाउंडेशन। तो स्टैटिस्टिक्स जो है मशीन लर्निंग से अलग नहीं है, वो उसी की कह सकते हो आप फाउंडेशन है, उसकी नींव है। अब इसमें क्या है कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के टास्क लिखे हैं, साथ में स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट बिहाइंड इट, मींस कौन सा स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट उसके पीछे लगा हुआ है, और साथ में उसके एग्जांपल भी हैं। जैसे कि आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, इसमें आप देखते हो कि आपके पास कितना डेटा है, उसमें आपको क्या क्लीनिंग करनी है, क्या डेटा में मतलब कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, उसको आपको फिल करना है नहीं करना है, डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, तो ये यूज किया जाता है। उसमें यूज कौन सी की जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स यूज की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जाती है, विजुअलाइजेशन यूज की जाती है। इसमें एग्जांपल होते हैं जैसे मीन चेक करते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हो, स्क्यूनेस चेक करते हो, फीचर्स की बिफोर मॉडलिंग। नेक्स्ट है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में यूज किए जाते हैं कौन से स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, जैसे कोरिलेशन हो गया, पी वैल्यू यूज हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। एग्जांपल हो गया रिमूविंग फीचर्स विद p इज ग्रेटर देन 0.05 स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशंस में लीस्ट स्क्वायर, वेरिएंस, आर स्क्वायर यूज किया जाता है, जो प्रिडिक्टिंग हेल्प करता है, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बाय मिनिमाइजिंग प्रिडिक्शन एरर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है, सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया जाता है, लॉग ऑड्स यूज की जाते हैं, जो प्रिडिक्ट में हेल्प करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर चांस। फिर मॉडल इवैल्यूएशन के लिए यूज की जाती है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्ट, टाइप 1 2 एरर्स। सो इज मॉडल ए सिग्निफिकेंटली बेटर देन मॉडल बी, रन अ टेस्ट, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे गूगल, एट गूगल एवरी टाइम अ न्यू सर्च एल्गोरिथम इज टेस्टेड इट ग्रोज थ्रू रिगरस ए/बी टेस्टिंग, उसमें यूज की जाती है ए/बी टेस्टिंग विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग को इंक्लूड करके, साथ में उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यूज किया जाता है, पी वैल्यू भी यूज की जाती है, अक्रॉस मिलियंस ऑफ क्वेरीज, जितने भी क्वेरीज होती है उसमें यूज की जाती है। सो स्टैटिस्टिकल डिसाइड वेदर द चेंज शिफ्ट्स टू 8 million यूजर्स। नाउ अब हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इन द डेटा साइंस प्रोसेस कैसे हेल्पफुल है। नाउ द थिंग दैट वी हैव इज कि हाउ स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड एट एवरी फेज ऑफ अ रियल प्रोजेक्ट, मीन स्टैटिस्टिक्स हर फेज में कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस प्रोसेस, स्टैटिस्टिक्स इजंट जस्ट अ मॉड्यूल टू लर्न, ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं है जिसको आप सिर्फ लर्न करो, इट्स अप्लाइड एट वेरी सिंगल स्टेज ऑफ रियल डेटा साइंस प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू प्रेजेंटिंग रिजल्ट। कैसे, जैसे मेरे पास एक डेटा साइंस का फेजेस होता है, डेटा साइंस के कोई भी प्रोजेक्ट होता है या आपके जो भी आपको एनालिसिस करनी होती है उसमें कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं और वो क्यों मैटर करते हैं। पहले होती है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम आप देखते हो उसमें है क्या, उसको में यूज किया जाता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। पहली बात तो ये मैटर क्यों करता है, इट डिफाइंस व्हाट यू आर मेजरिंग एंड व्हाट सक्सेस लुक लाइक। पहले आप ये देखते हो आपको मेजर क्या करना है, आपको देखना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन, आप डेटा निकालते हो, उसमें सैम्पलिंग मेथड्स यूज की जाते हैं, रैंडम और स्ट्रेटिफाइड। वो क्या करता है, हेल्प करता है बाइस्ड कलेक्शन में, बाइस्ड मॉडल, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, मींस जो गलत
कोई भी गलत चीज़ है, कोई फालतू की चीज़ है, वो निकालने के लिए, उसमें इन करने के लिए। नेक्स्ट है डेटा क्लीनिंग, जिसमें हम आउटलायर डिटेक्शंस, मिसिंग डेटा एनालिसिस यूज करते हैं, जो कि करता है रिमूविंग नॉइज। नॉइज का मतलब होता है आवाज नहीं, मतलब ये है कि जो फालतू का सामान है, जो फालतू की चीजें उसमें ऑलरेडी एडेड है, जो उसका बिल्कुल यूज नहीं है, उनको ऑलरेडी निकाल देना, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो इजिली चलता जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। करेक्ट। नाउ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हम EDA भी बोलते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशंस, विजुअलाइजेशन। ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है आपके डेटा को। पहले मॉडल बनाने से पहले आपको अंडरस्टैंड करता है कि उसमें है क्या, उसमें क्या क्या हम नई चीजें कर सकते हैं, उससे हम क्या चीजें निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हम कोरिलेशन एनालिसिस यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट हम यूज करते हैं, जो कि करता है ओनली कीप्स फीचर्स दैट आर सिग्निफिकेंटली मीनिंगफुल। मतलब वो उन्हीं को रखता है, उन्हीं मॉडल्स को रखता है, उन्हीं फीचर्स को रखता है जो कि स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल है। उसके बाद मॉडल की बिल्डिंग होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और बेस थ्योरम यूज की जाती है। सो एवरी ML एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम इज बिल्ट ऑन स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन। ठीक है। उसके बाद मॉडल को इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पी वैल्यूज यूज की जाती हैं। सो क्या करता है, डिटरमाइन इफ योर मॉडल इज एक्चुअली बेटर देन रैंडम। फिर क्या है, कम्युनिकेशन की जाती है, कि स्टैटिस्टिकल समराइज किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें से ओवरऑल रिजल्ट से आपको क्या मिल रहा है। उसमें CL देखा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर प्रेडिक्शन। फिर उसको आप प्रेजेंट करते हो उस रिजल्ट को, दैट स्टेक होल्डर्स कैन ट्रस्ट एंड एक्ट ऑन। उसके बाद आप आगे कंपनीज को देते हो, वो देखती हैं कि हाँ आपने अपना अपना डेटा एनालिसिस किया है, आपने उससे क्या चीजें निकाली हैं, तो वो चीजें हेल्प करती हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल जो है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जो है, वो कैसे आपके डेटा साइंस के साथ हर एक स्टेप में जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो जो था, ये ओवरऑल जो पूरा कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स के लिए था, जिसमें मैंने आपको अभी एक चीज बोलूं तो एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है। अगर आपको ऐसी ही चीजें, अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है, आपको पूरा एक सर्टिफिकेट आप कह सकते हो कि अगर आपको वो लेना है, जिससे कि आपकी ओवरऑल पूरी जो है स्किल्स जो है वो एनहांस हो सके, आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, यहाँ तक कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के कोर्स मिलेंगे, आपको SQL, पाइथन, एक्सेल, पावर BI, टैबलू, यहाँ तक कि पाइथन, आपको हर चीज वहां पे मिलेगी। कैसे आपको यूज करना है, कैसे नहीं करना है, आपके लिए कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई चीज चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, आप हमें वो भी बता सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ओवरऑल टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सजेशंस आपको देने हो, या आपको कोई दिक्कत है, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलना, जो भी हमारे स्टार्टिंग के 10 हमारे जो यूजर्स होंगे जो कोर्स परचेज करेंगे, उनके लिए 60% ऑफ है। सो प्लीज जाइए और उस चीज को यूज कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।